Hello everyone. So this is the last lecture for your ACF preparation in the context of forestry. हमारी साइड से हमने जितना भी कोशिश करने की कोशिश की है, मतलब बनाने का आप लोगों के लिए, और इसके बाद कुछ सेक्शन जो है हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो जितनी भी कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन, उसकी स्टोरी और क्या उसका कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे। आप लोग वैसे भी डेली करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे, तो साथ साथ उसको करंट अफेयर को ये बूस्ट करेगा, ठीक है ना। आप लोगों के पास अगर ये बेसिक आइडिया रहेगा तो वो करंट अफेयर आपको याद जल्दी हो जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने जो है ये लेक्चर रखा है। इंडिया के जो जितने भी लीगल क्या कहते हैं जितने भी लीगल इनिशिएटिव है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, कि एक्ट है, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वगैरह, जितने भी हैं, तो वो क्या किया है कि हमने और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से उस क्वेश्चन बना दिए, वो भी जो है आप लोगों को साथ में PDF में डाल दिए। तो आप लोग प्लीज़ ब्रीफली उनको देखिएगा ज़रूर, इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है ना। तो हम काफ़ी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ जो है UPSC में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है ना, स्पेसिफिकली IFOS के अंदर जो पूछे आते हैं प्रीलिम के लिए, उनको रेफरेंस बनाते हुए हमने वो क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है। तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। अब देखिए, इसके बाद जो है बहुत जल्दी आप लोग एग्जाम लिखने वाले हो। थोड़ा सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ ब्रीफली जो है, कुछ कहते हैं ना छोटी छोटी पर मोटी बातें जिसको हम कहते हैं, कि आप लोग जब एग्जाम अटेम्प्ट करो तो पिछली बार का RFO का एग्जाम हो या फिर प्रीवियस ईयर की UPSC के जितने भी एग्जाम हो, तो इस प्रकार के जो एग्जाम रहते हैं, जो सिविल जो ओपन एंडेड जो एग्जाम रहते हैं, उसके अंदर कुछ कुछ क्वेश्चन, जैसे कि लास्ट ईयर के अगर आप लोग RFO का जो पेपर उठा के देखोगे, तो मैंने 2 दिन पहले ही जो उसको देखा था, फिर से देखता रहता हूँ मैं उसको। उसके अंदर 11 से 12 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे जो आप लोगों को भले ही नहीं आते हो, लेकिन उसके अंदर जो है वो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए थे, वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको कुछ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन के अंदर जो ट्रिक होती है वो थोड़ी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। सपोज एक क्वेश्चन आपको कुछ किसी भी फॉर्मेट पूछा होगा, सी व्हाट, ऐसे सुनिए, एक वर्ड जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये इसको बोलते हैं कैन, जो है इसको बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। कैन को जो है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी का वर्ड कहते हैं। तो व्हाट कैन बी द एप्लीकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर, ठीक है ना। अब देख, कुछ इसकी जगह कोई भी वर्ड आ सकता है। आप सपोज ये यहाँ पे एक रस्सी का पूछ ले, व्हाट कुड बी एप्लीकेशन ऑफ अ रोप, अ पिलर, ठीक है ना। तो ये इसको अगर हमको नहीं भी पता, ये वर्ड के बारे में नहीं भी पता है, ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, इसको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन बोलते हैं। अब देखिए, आपको भले ही इसके सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता, लेकिन जैसे ही आप लोग क्या कीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि मुझे इसके सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं तो उसको इवेड कर दें। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कैन वर्ड है, इसको आप लोग जब भी ऑब्जेक्टिव के अंदर पढ़ें तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि एक थ्योरम है, आंसर इन दी क्वेश्चन AIQ, ठीक है ना। ये मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछली बार के जो क्वेश्चन थे उसमें अंदर 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे, ठीक है ना, वो ब्लाइंड एडेड क्वेश्चन थे, बहुत से बच्चों को नहीं आ रहे थे, बट वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है उसके अंदर जो है कैन वर्ड उन्होंने अटैच कर दिया था। और अब देखिए, कैन जो है, मैं ये क्या बता रहा हूँ आपको, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो है अगर ये पेन है, ठीक है ना, तो इस पेन की क्या क्या एप्लीकेशन, मैक्सिमम कितना मैं सोच सकता हूँ, ठीक है ना। पहली दफा तो मैं बात करूँ कि ये जो है पेन लिखने ही काम आती है। इस पेन को जो है मैं जो है अपनी बुक के बीच में डाल दूँ, ताकि जो है एक क्या कहते हैं, मेरा पेज मार्कर का काम कर दे। इस पेन को मैं जो है सडनली कहीं मैं जा रहा हूँ तो उसको मतलब कोई प्रोटेक्शन के रूप में यूज कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह से एक किसी भी वस्तु का आप अगर देखिए तो कैन जब लग जाता है तो उस वस्तु को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से मैक्सिमम उसका जो है यूटिलाइज कर सकते हो। और ज़्यादा अच्छे से समझने की बात करें, जितना भी हम जुगाड़ लगाते हैं, ठीक है, जुगाड़ लगाते हैं ना हम लोग, ठीक है ना, तो इंडियन जो है जुगाड़ लगाने पे वैसे भी बहुत ही एक्सपर्ट है। तो इस कैन को जो है आप जुगाड़ समझ ले कि इसके बाद में जो भी आई हुई चीज़ है उसका कितना आप लोग जुगाड़ लगा सकते हो,
ठीक है ना। तो आंसर होता है कि हम सब प्रकार से उसका जुगाड़ लगा सकते हैं, इंडियन जो है हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है उसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव ही होता है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, ऑल ऑफ द अबव होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा पूछा कि मैं इस पेन का किसी भी हालत में अदर देन लिखने के यूज नहीं कर सकता। तो पहली कंडीशन हमने देखी, वो देखी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले थोड़ा कुछ ब्रीफली ये चीजें बता रहा हूं, ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। ये जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनका जो कीवर्ड होता है वो होता है, देखिए ध्यान से सुनिए, कैन, कुड, मे बी, ठीक है ना। तो मे बी, तो यानी कि वो पूछ रहा है कि मैं इस चीज को जो भी वॉटेवर, अब जैसे कि मोबाइल की बात करूं तो मोबाइल का यूज, हाँ आज की एक मोबाइल का बेस्ट एग्जांपल है, मोबाइल फोन का यूज आप अपनी पढ़ाई के लिए भी कर सकते हैं, आप जो है मूवी देखने के लिए भी कर सकते हैं, यू कैन यूज राइट। आप उसमें यूट्यूब के थ्रू पढ़ाई भी कर रहे हैं वैसे, ठीक है ना। उसके मोबाइल के अंदर आप अपने फ्रेंड से चैट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, मोबाइल के अंदर जो है बहुत सारी जानकारी है, ठीक है, बहुत कुछ। एक मोबाइल का यूज वो लोग अपने व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, कैन। तो जो कैन टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपने दिमाग को आप रोकिएगा नहीं, ठीक है ना, जितना दूर जा सके वो जा सकेगा, ठीक है। दूसरा है एक्सट्रीम एंड क्वेश्चन, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, वहां पे कोई क्लासिफिकेशन एग्जाम में नहीं किया होता है। एक्सट्रीम एंड क्वेश्चन का मतलब ये होता है उसने आपको रोक दिया कि ये जो मोबाइल है इसका आप सब यूज कर सकते हो, लेकिन किसी भी हालत के अंदर आप जो है उसको पढ़ाई के लिए यूज नहीं कर सकते हो, कैन नॉट, किसी एक्सट्रीम कंडीशन। तो देखिए एक्सट्रीम कंडीशन का जो भी ऑप्शन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम 99.99% वो जो है वो गलत होता है, ठीक है ना। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ऑप्शन जैसे कि आजकल आते हैं ओनली वन, ओनली टू, बोथ, ठीक है ना, या फिर नीदर वन नॉर टू। तो अगर आप लोगों को नहीं भी पता है बट आप मुझे पता है, ये दो चीजें सर ने बताई थी कि जो है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन रहते हैं और दूसरे रहते हैं एक्सट्रीम एंड के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, आप लोगों के अंदर आप देखोगे तो वो ऑप्शन अगर गलत निकल जाएगा तो बहुत 1 2 3 4 बहुत सारे अंदर। और एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपके एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसके बारे में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आइडिया नहीं रहेगा, आपने उनको नहीं पढ़ा होगा, बट उस क्वेश्चन को आप जो है बिना पढ़े आगे जो है ऐसा नहीं कि एस्केप कर दें, वो क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा मार्किंग, वही क्वेश्चन आपका सिलेक्शन भी करवाएगा। उस क्वेश्चन को पढ़िए जरूर, और उसके अंदर आपको कीवर्ड डाल रखे होंगे। एग्जामिनर जानबूझ के ऐसा करता है, कुछ क्वेश्चन इस तरह से बनाए जाते हैं जो कि जो है सब स्टूडेंट को टफ लगे, बट उसको जो है कीवर्ड डाल के सिंपल कर दिया जाता है। तो प्लीज जो है क्वेश्चन को पढ़ने की जो आदत आप लोग जो है, अभी बहुत कम टाइम रहे तो इस कम टाइम के अंदर मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप यहां तक पहुंच गए तो आपकी प्रिपरेशन जो है लगभग अच्छी हो चुकी होगी। कंप्लीट प्रिपरेशन किसी की भी नहीं होती है, ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो है आपका हार्डवर्क आप कर चुके हो, अब आपका स्मार्ट वर्क काम करेगा। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट 2 से 4 साल के जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रीलिम के हैं, 700 आरएफओ का जो एग्जाम 2 साल में हुआ है, फॉरेस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इनके क्वेश्चन के जो पैटर्न है आप लोग प्लीज देख के जाइए। इवन 2017 एटलीस्ट 2016 से स्टार्ट करें, 2016 से लेके 2022 यानी कि 6 साल के यूपीएससी के प्रीलिम्स सीसेट 1 जो है, ठीक है, सीसेट क्या जीएस 1 का जो पेपर है वो आप लोग जरूर देखें, ठीक है, हिस्ट्री वगैरह उसके क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। उसके बाद जो है आपने जीपीएससी के जो क्वेश्चन है, अभी आप लोग जो ज़्यादा अलग अलग किताबों से पढ़ने के उसमें ना रहे, आपने जो प्रिपरेशन की अल्टीमेटली वो काम आएगी। और अब जो है आपका स्मार्ट वर्क जो है काम आएगा, आप लोग उन क्वेश्चंस को देखें और अच्छे से पढ़ने की हैबिट एक डालें, ठीक है ना, कि एटलीस्ट मैं एग्जाम हॉल के अंदर
आप कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन इसलिए गलत कर देते हैं कि हम उन क्वेश्चन को सही से पढ़ते ही नहीं हैं। हमको ये लगता है कि सब्जेक्ट के बारे में मुझे पता नहीं है, इस टॉपिक के बारे में चूंकि मुझे पता नहीं है तो या तो मैं छोड़ दूं या फिर इसके अंदर तुक्का लगा दूं, ठीक है ना। तो तुक्का ना लगाएं, स्मार्ट वर्क या फिर गैस वर्क, स्मार्ट गैस करें, ठीक है ना। इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वही जो नंबर है आपके एज इफेक्ट आपको देते हैं। ये मुझे लगा कि ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छा रहेगा, तो प्लीज़ इसको यूज़ करें। और जो तीसरी बात मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है, अब देखिए जितने भी नंबर को क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना, तो आप लोग क्या कीजिए कि एक टाइम तो रहेगा आपके पास, आप लोग जो है अपनी 5 to 10 मिनट्स, ठीक है ना, ये स्टार्ट के अंदर जरूर इन्वेस्ट करें। इनको इन्वेस्ट करने का मतलब ये होता है, एक बार आप लोग है ना पेंसिल अपने पास रखें, जो भी अपने पास आपको रखता है कि, तो मैं आपको जो बताने वाला हूं प्लीज ध्यान से सुनिएगा इस बात को। एक बार जो है 5 से 10 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन का, अगर 200 क्वेश्चन है, ठीक है ना, 200 जैसे कि जीपीएससी की बात करें, ठीक है, तो अगर 200 क्वेश्चन है पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर, तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, वो ये है, इसके अंदर 45 से लेके 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर व्यक्ति को बिना देखे आते ही होते हैं। ध्यान से सुनिए, 45 to 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर व्यक्ति को, और एकदम ये मोस्ट सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, और हमको लास्ट में बहुत रिग्रेट होता है कि ये क्वेश्चन मैंने अगर से ध्यान से पढ़ लिया होता तो कभी गलत ना होता। तो पहले 5 से 10 मिनट के अंदर क्या करिए, आप लोग सरसरी निगाहों से पूरा पेपर जो एक बार देख लेंगे, आप 10 मिनट के अंदर देख लोगे, वो टाइम जो है नहीं जाएगा। उस पूरे क्वेश्चन पेपर को जो है एक बार 10 मिनट के अंदर पेंसिल से जो गोला मार दीजिए कि ये क्वेश्चन जो है मुझे आते ही है, ठीक है ना। तो अब जो क्या रहेगा कि स्टार्ट के 5 से 10 मिनट के अंदर आपके पास बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है, और वो एनर्जी जो है उसके अंदर आप क्या कीजिए, वो गोले मार दीजिए बस कि ये क्वेश्चन जो है मेरे को आता है किसी भी हालत में। और अगर पेंसिल से उस पर टिक भी मार देंगे इस ऑप्शन पे फटाफट से, वो क्वेश्चन कैसे हैं, आपको सोचने नहीं है, वहां पे डायरेक्ट 4 ऑप्शन है, ठीक है ना, एक ऑप्शन कोई भी सही है। यहाँ पे ओनली 1 ओनली 2 का क्वेश्चन ये अटैच नहीं होगा, ये भी, ठीक है ना। तो ये जो 1 2 3 4 जो जितने भी ऑप्शन रहते हैं A B C D, ठीक है ना, तो ये जो ऑप्शन रहेंगे इसके अंदर से जो, तो 45 to 50 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। हो सकता है कभी लक थोड़ा सा खराब हो तो ये नंबर 40 जा सकता है, ठीक है ना, बट इससे लेस देन नहीं जाएगा। तो उस क्वेश्चन के अंदर क्या कीजिए, उनको गोला मार दीजिए उस क्वेश्चन के नंबर पे, और अगर आपको देखते ही पता चल रहा है तो आप लोग, हाँ, उसकी शर्त ये है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि कहीं उसमें नॉट तो नहीं है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब जो नॉट करेक्ट है वो आंसर होगा, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछा है कि भारत के जो प्रधानमंत्री का जो नाम है वो मनमोहन सिंह है, तो ठीक है, तो ये अब ये गलत है, तो ये जो गलत है वही इसका आंसर है। ध्यान से सुनिए, तो कुछ जो है मार्किंग बहुत जरूरी होती है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के अंदर मार्किंग। देखिए आपका जो सिलेक्शन है कुछ ट्रिक्स है, आपका नॉलेज के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा आपको एज इफेक्ट देगी। और इसके अंदर ये एग्जाम हॉल के अंदर जो है हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, और इस स्ट्रेस के अंदर बहुत से लोग जो कुछ पढ़ के जाते हैं अल्टीमेटली जो है इस प्रकार से उनको मैशअप कर देते हैं, इनका ध्यान, चीजों का ध्यान नहीं रखते, और पता चला कि वो जो है बहुत बड़ा डैमेज कर लेते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार से कीजिएगा। तो स्टार्ट के अंदर क्या कीजिएगा कि वो जो टाइप है उसके अंदर, हाँ, पेंसिल से उसको मार्क जरूर कीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन को मार्क कीजिएगा, उस क्वेश्चन को पढ़िएगा, और फटाफट से जो है उसको एक बार गोला मार के, तो ये फर्स्ट जो राउंड होगा उसके बाद फिर से आप फर्स्ट क्वेश्चन पे आए, जैसे भी आए, जो भी आपकी ट्रिक, बहुत से लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं, बहुत से लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन के अंदर आपको है इस वर्ड को एग्जाम हॉल में लेके नहीं जाना है, ठीक है ना, इस वर्ड को आपके एग्जाम हॉल के बाहर रख के जाइएगा, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक जो है मुझे आते हो, मैंने बहुत अच्छे से उस टॉपिक के बारे में पढ़ा है, तो ये तो क्वेश्चन मेरा सही होना ही चाहिए, भले ही 10 मिनट चले जाए इसके अंदर, ये गलत ना हो। इस वर्ड को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये वर्ड जो है आपका बहुत नुकसान करवाएगा। तो मेरी आपसे विनती है कि अगर आप उलझ रहे हो वो ज्यादा, तो उसको छोड़ दो। नेगेटिव मार्क्स, देखिए नेगेटिव जो होते हैं ना, तो मैं अभी ज्यादा इलस्ट्रेटिव नहीं करूंगा, बस छोटा सा एग्जांपल, मैं किसी को जानता हूं, मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर देखिए यूपीएससी प्रीलिम के अंदर जो है आउट ऑफ 100 जो है मैंने अक्सर उनको देखा, तो वो जो है 69 और एक बार तो है मैक्सिमम 72
और 65 इतने क्वेश्चन करके आते थे, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि जो है बहुत से लोग 80 उनका जो है, और जितनी एक्यूरेसी रहती थी नेगेटिव के अंदर, और हर बार उनका प्रीलिम आराम से निकलता था, ठीक है ना। अब ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो एक्यूरेसी की बात है। तो ईगो बहुत सी जगह, बहुत सी बार क्या होता है, हमारा ईगो जो हमारा बहुत नुकसान कर देता है, ठीक है ना। हम लोग जो है पीएचडी करने बैठ जाते हैं एग्जाम हॉल के अंदर, तो हमारी कुछ आदतें होती हैं, तो कुछ आदतों की वजह से हम मार्क्स गंवा देते हैं। तो इस वर्ड को एग्जाम हॉल के बाहर छोड़ के जाए, वापस बाहर आके भले ही उसको पहन ले, ठीक है ना, एग्जाम हॉल के अंदर इसको साथ में लेके ना जाए, वहां मान के चले कि भाई जो है इस सब्जेक्ट को मुझे भले ही पढ़ा है, अब नहीं आ रहा, छोड़ दो, ठीक है ना। अगर नेगेटिव मार्क नहीं है तो फिर तो क्या है, तुक्का मारना ही है, तो कहीं पे तुक्का मार दो, ठीक है। तो स्टार्ट के जो 10 मिनट है आपके, तो ये जो टाइम रहेगा आपका वो बहुत ही क्रूशियल रहेगा, और इसके अंदर जो है आपकी जो कमांड है पर्टिकुलर चीज़ों के अंदर, जो सिंपल चीज़ें हैं वो गलत ना हो। देखिए एग्जाम के अंदर सिलेक्शन वो क्वेश्चन करवाते हैं जो हमको आते हैं, और उसके बाद जो गलत नहीं होते हैं, ठीक है ना। हमको आती हुई चीज़ें अगर गलत ना हो तो हमारा सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये छोटा सा ज्ञान को मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को लगे तो ये वीडियो के अंदर ये पार्ट जो है स्किप कर सकते हैं, बट मुझे लगा कि ये पार्ट थोड़ा बताना जरूरी है। इस बार जैसे कि आपने डीवाईएसओ का पेपर भी देखा होगा, बहुत से बच्चे जो है बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के आगे, पता चला कि 10 से 20 क्वेश्चन जैसे ही छोड़ा, उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन था, ठीक है, ईगो पे लेके बैठ के आगे आने वाले लास्ट के क्वेश्चन जो है, इवन लास्ट का जो क्वेश्चन थे, लास्ट के 10-15 क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे, और बच्चे वो क्वेश्चन छोड़ के आ गए, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या होता है, बहुत दुख होता है एग्जाम, और 5 से 10 क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन ऐसे छूट जाते हैं जो सिंपल होते हैं एग्जाम के अंदर। इस एग्जाम के अंदर की बात, इस पे प्रीलिम की बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन वो पार्ट करवाएगा जो सिंपल है और आपको आता है, वो पार्ट आपका सिलेक्शन रोकेगा जो टफ आपको लगता है और आपने ईगो पे ले लिया है। तो इसलिए अपने ईगो को बाहर छोड़ के जाए, एक बार कॉन्सेंट्रेट रखें, और पढ़ने की क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को आप पढ़ें प्लीज, ठीक है ना। बहुत से क्वेश्चन एक्सट्रीम एंड पे जाते हैं, और मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट के अंदर कैन में जितनी भी पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो ट्रिक से सॉल्व होते हैं। और आपको मान के चलिए कि अगर आपको नहीं आता है वो उस टॉपिक के बारे में, तो मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे वो नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन को एटलीस्ट पढ़ने की हैबिट हमारी जो है अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप चलिए स्टार्ट आते हैं, सीधा हम सब्जेक्ट पे आते हैं। क्या हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल कन्वेंशन की, ठीक है ना, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ तो उसके बाद एक ट्रेंड आ गया कि प्रकृति से जितना कुछ ले सको ले लो, जितना उसका एक्सप्लॉयटेशन करना है कर सको, जितना दोहन उसका करना है कर सको, अगर इंसान को मैक्सिमम फायदा हो रहा है या फिर कुछ तबके को मैक्सिमम फायदा हो रहा है, तो जितना दोहन करना हो चाहो हम कर सको, ठीक है ना। ये एक मेंटेलिटी थी। तो इस मेंटेलिटी के अंदर क्या हुआ कि जो कॉलोनियल ईरा था, ठीक है, उपनिवेशवाद जब इस दौर में चला, आप लोग हिस्ट्री वगैरह पढ़े होंगे, तो उस समय जो है एक ग्रेडियंट या फिर एक इनइक्वालिटी क्रिएट होनी शुरू हो गई। वहां से कुछ डेवलप कंट्रीज अपने रिसोर्स का जो है मैक्सिमम यूज करने लगे, दूसरी कंट्रीज का भी रिसोर्स को यूटिलाइज करने लगे, नई नई टेक्नोलॉजी बनाते गए, साइंस का भरपूर यूज किया, पेड़ों को काटते गए, जितनी माइनिंग करनी थी करते गए, आविष्कार करते गए, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट हुआ, और उस डेवलपमेंट के अंदर धीरे धीरे जो है नेचर, मैंने आपको बताया था ना कि जो नेचर के अंदर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो एबायोटिक फैक्टर है उसके साथ छेड़छाड़ करना जो है इंसान ने शुरू कर दिया, और नेचर भी बैलेंस करता करता कितना करता। तो अल्टीमेटली एक ऐसा समय आने लगा कि वही जो डेवलपमेंट, वही जो विकास आके एक समय ऐसा आ गया, तो उसको पता चलने लगा कि बस अब इसके बाद जो है यही डेवलपमेंट जो है अब मौत की कगार पे लाके इंसान को खड़ा कर दिया, ठीक है ना, विनाश की कगार पे लाके इसे इंसान को खड़ा कर दिया। तो ये जागरूकता जब तक आई, तो उसके बाद एक चीजों को देखा कि हमने डेवलपमेंट किया है, ठीक है ना, उस डेवलपमेंट को एनवायरनमेंट के साथ जोड़ने की लोगों ने कोशिश की कि क्या जो डेवलपमेंट हो रहा है, क्या फिर जो विकास हो रहा है, उसकी वजह से जो इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है उसका एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है। तो अल्टीमेटली लोगों ने रिसर्च किया, नेचर जो
आर्टिकल पे आप लोग देखोगे तो नेचर का जो रिसर्च आर्टिकल उसमें पब्लिश होते हैं उनके अंदर बहुत बड़े बड़े लेख आना शुरू हो गए और उन्होंने बाकायदा भी डेटा एनालिसिस करके बताना शुरू किया कि जैसे जैसे हम लोगों ने प्लास्टिक का प्रोडक्शन किया तो ये प्लास्टिक जो है जाके नदियों और नालों में इकट्ठा कॉक कर रहा है, बाढ़ें आ रही हैं, ठीक है ना, और बाढ़ आ रहा है कि हर साल डिजास्टर बढ़ रहे हैं। तो पता चला कि हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं लेकिन हर साल बाढ़ें आ रही हैं और बहुत कुछ जो है बैक के ले जा रही है। तो अल्टीमेटली जो है बैक टू स्क्वायर वो नुकसान उल्टा ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेन का पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये रिसर्च के आर्टिकल और बहुत ही एक्सटेंसिवली जो है उनको जो है पब्लिश करना साइंटिस्ट ने शुरू किया। तो ध्यान जो है अब पूरे विश्व के जो देश के जितने भी बड़े बड़े जो देश थे या फिर जितनी भी संस्थाएं थी उनका जाना शुरू हुआ किस पे, एनवायरनमेंट पे। तो यहाँ से उन्होंने एक बात करी कि क्यों ना ऐसा एक काम किया जाए कि हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं इसका प्रकृति के साथ जो है उसको लेके चले प्रकृति को, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रकृति से हमने ली है तो और प्रकृति को और प्रोडक्टिव बनाया जाए, नेचर को और प्रोडक्टिव बनाया जाए। तो इसके साथ साथ ये शुरुआत इस सोच को जो है आगे बढ़ाया गया। अब 1971 तक आते आते 1971 तक आते आते या फिर मैं ऐसे कहूँ कि 1965 के बाद, ठीक है ना, तो अब तक वर्ल्ड वॉर, जैसे कि देखिए 1945 से लेके 1991, मैं अब ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा, बस एक 20th सेंचुरी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आपको पता होगा कि जैसे ही जापान और के हिरोशिमा और नागासाकी पे जो है अमेरिका ने बम गिराए तो उसके बाद जो है वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद का जो ईरा शुरू हुआ उसको हम बोलते हैं कोल्ड वॉर ईरा, ठीक है। अब इस कोल्ड वॉर का जो ईरा था लगभग इतना 45 ईयर तक, उसके अंदर बहुत ही एक रेस चल पड़ी थी जिसमें यूएसए और यूएसएसआर जो है कंपटीशन पे लगे हुए थे, ठीक है ना। कोई चांद पे पहले पहुंच रहा है तो पता चला कि दूसरा जो चांद के अंदर पहुंच रहा है, ठीक है ना। कोई मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल बना रहा है तो दूसरा ही बना रहा है। तो इस दौरान जो है कम से कम यूएस और रशिया ने मिलकर लगभग जो है मोर देन 150 जो है न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लिए, ठीक है ना, मोर देन 150 न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लिए। उसके साथ साथ जो है न्यूक्लियर टेस्ट किए भी कहाँ पे, हवा में किए, धरती पे किए और जो है समुद्र के अंदर भी कर दिए। तो इस प्रकार से वो अपनी तकनीकों को जो है एक दूसरे को जो ज़्यादा पावरफुल बनाने के चक्कर में बहुत कुछ डिस्ट्रक्शन जो करना शुरू कर दिए। तो अब जो नेचर के रेस्पॉन्स जब आना लगा, ठीक है ना, तो लोगों की जब जागृति आई तो यहाँ पे 1965 तक आते आते वर्ल्ड के कुछ देश है उन्होंने देखा कि यार ये जो टेस्ट वगैरह जो हो रहे हैं उससे जो है अल्टीमेटली पूरा इकोसिस्टम है वो लॉन्ग टर्म और परमानेंटली डैमेज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो शुरुआत हुई वो देखा कि यार हमारी जो आसपास के जितने भी वेटलैंड है वो जो है कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है ना। डिस्ट्रॉय क्यों हो रहे हैं? तो केमिकल निकल रहा है फैक्ट्रियों से, जा रहा है सीधा वेटलैंड के अंदर, पूरा वेटलैंड ड्राई हो रहा है, ठीक है। वेटलैंड ड्राई हो रहा है तो उसकी जो अंदर अब तक जो CO2 जो उसके अंदर सीक्वेस्टेड थी, जो उसके अंदर पकड़ी हुई CO2 थी वो जो है नेचर में रिलीज होना शुरू हो रही है। पता चला उसका आसपास का जो एनवायरमेंट है उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान जो गया वो गया किसके ऊपर? वेटलैंड के ऊपर, ठीक है ना। तो 1971 के अंदर सबसे पहले 1971 के अंदर सबसे पहले जो है वर्ल्ड में जितने भी वेटलैंड थे, ठीक है ना। अब देखिए वेटलैंड पे ही ध्यान क्यों गया? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे आसपास के जितने भी वेटलैंड है वहां पे जो टूरिज्म ज्यादा होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि हमारे इंडिया के अंदर सुंदरबन की डेल्टा है, ठीक है ना, गुजरात के अंदर भी बहुत है, तो वहां पे क्या है टूरिज्म ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे वेटलैंड डिस्ट्रॉय होने शुरू हो गए तो वहां पे टूरिज्म भी जो है वो कम होना शुरू हो गया। अब टूरिज्म जैसे ही कम होना शुरू हो गया तो इकोनॉमी पे टूरिज्म, देखिए टूरिज्म की की वजह से जो इकोनॉमी होती है वो ज्यादा जल्दी इफेक्टिवली डैमेज होना शुरू हो गई, ठीक है ना। तो जो टूरिस्ट साइट थी वहां की इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्पीड से जो है डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो गई और वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एकदम सडनली बढ़ने लग गया। तो इसीलिए सबसे पहले जो ध्यान जो गया वो वेटलैंड पे गया। ये बहुत ही बेसिक फंडा है, ठीक है ना। वो किताब के अंदर आप लोग जो जनरली एनवायरनमेंट की बुक पढ़ोगे उसके अंदर नहीं, बट अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हिस्ट्री आप देखोगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो मेंशन कर रखा है।
पहले पढ़ा था मैंने, तो इसलिए आपको बताना जो है जस्ट वो नॉलेज बता दिया। अब जैसे कि वेटलैंड के ऊपर जैसे ही नॉलेज गया या फिर वेटलैंड के ऊपर जैसे ही जो है जो ध्यान गया, तो उसके बाद यही ध्यान आगे, अच्छा तो ये वेटलैंड डैमेज हो रहे हैं तो पता चल रहा कि हमारी जो आसपास की बहुत सारी स्पीशीज गायब हो रही है, ठीक है ना, बहुत सारी जो जीव जंतु गायब हो रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारी जीव जंतु ऐसे आ गए कि अब तो इनका नंबर भी आगे सडनली जो है कम हो गया। तो इस तरह से धीरे धीरे अवेयरनेस जो फैलना शुरू हुई, तो वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है ना, जिसमें कि IUCN है, ठीक है ना, उसके बाद यूनाइटेड नेशन है, तो इन लोगों ने कुछ पहल करना शुरू की। तो उन्होंने जो है देखा कि पूरा विश्व है उसको अगर हम सेगमेंटेड कर देंगे या फिर हर कंट्री को हम सेगमेंटेड कर देंगे, तो इस नेचर को एक साथ में बचाना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना, सीधी सी बात है। अगर जो है मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया भी था कि अगर इंडिया एक आइडियल कंडीशन में पूरे अपने टेम्परेचर को क्या कहते हैं बचा के रखे और पूरा टेम्परेचर रेगुलेट कर दे और एक आदर्श स्थिति में हम लोग आए, हम लोग पेड़ नहीं काट रहे हैं, कुछ नहीं ऐसा कर रहे हैं, वातावरण को जो है पूरा प्लास्टिक को बचा के रखे, लेकिन अगर US के अंदर जो है एक बार साउथ अफ्रीका के सारे अमेजिंग जंगल कट जाएंगे, तो सीधी सी बात है जो ऑल ओवर जो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है ना, तो इसका इंपैक्ट जो है इंडिया पे पड़ना ही पड़ना। तो एक नेचर जो है एक बड़े लेवल पे बात करें तो ये कंबाइन इकोसिस्टम है। तो हमको ये देखना है कि जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं थी उन्होंने बोला कि नहीं, एक देश के अंदर जो है हमको ध्यान न देके पूरे इस वर्ल्ड के जितनी भी कंट्रीज है उन सबको साथ में जो लाना जरूरी है, और यहाँ से जो है उन्होंने अलग अलग पहल करना शुरू की, ठीक है। तो सबसे पहले 1971 के बाद में 1972 जो है ये ईयर जब आया, तो विश्व के बड़े बड़े देश जो है एक जगह इकट्ठे हुए और एक कॉन्फ्रेंस को आयोजन किया। देखिए कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है मीटिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग मीटिंग करते हैं कि मीटिंग के लिए सब लोगों को बुलाया, ठीक है, आओ चाय पे चर्चा करें। तो चर्चा यहाँ पे जो है करना शुरू की। तो यहाँ पे जो स्टॉकहोम करके जगह है, तो स्टॉकहोम के अंदर जो एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और उन्होंने एक बात कही कि चलो देखिए अब ये जो हो गया वो हो गया, लेट्स बायगॉन बी बायगॉन, अब से जो है हम एक नई शुरुआत करते हैं और यहाँ से जो है हम लोग क्या करेंगे कि वर्ल्ड के अंदर एक दूसरे की जो गरीब कंट्री है उनको भी मदद करेंगे, यहाँ पर जो है डेवलपमेंट उनका भी डेवलपमेंट करेंगे। तो पहले जो ध्यान जो है सिर्फ जो है डेवलपमेंट पे दिया, ठीक है ना, डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होना चाहिए। फिर आने वाले समय में फिर उसके साथ एनवायरनमेंट को जोड़ दिया, ठीक है। अब डेवलपमेंट को और एनवायरनमेंट को जोड़ दिया, उसके बाद जो है बोले डेवलपमेंट करना है। अब कैसा डेवलपमेंट करना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। अलग अलग नंबरिंग आती रहेगी, बताऊंगा मैं आपको। तो ऐसे करते करते अलग अलग जो है एड्स जो है उसमें एड ऑन होती गई, अलग अलग प्रोटोकॉल बनते गए, अलग अलग कन्वेंशन आती रह गई। तो सबसे पहले कॉन्फ्रेंस होती है, उन कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो लोग जो है कुछ प्लेज लेते हैं या फिर कुछ रूल्स बनाते हैं, ठीक है ना। उस रूल के अंदर कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड के सारे अलग अलग कंट्रीज जो है उनके अंदर सहमत हो जाए, ठीक है ना। तो अगर किसी रूल पे अगर जैसा कोई कन्वेंशन बन गई, सपोज जैसे ही कॉन्फ्रेंस से कुछ कन्वेंशन बन गई, कुछ रूल्स बन गए, अब वो रूल को इम्प्लीकेशन एक इंडिविजुअल कंट्री तभी करेगी। ध्यान से सुनिए, ये मैं आपको कुछ बेसिक सी बता रहा हूँ। इम्प्लीकेशन जो है वो कंट्री तभी कर पाएगी जब वही रूल जो है उस रूल को फॉलो करने के लिए हर कंट्री इंडिविजुअल रूप पे या फिर इंडिविजुअली अपने यहाँ उस रूल को फॉलो करवाने के लिए उसको रेक्टिफाई करे। रेक्टिफाई करने का मतलब क्या होता है? रेक्टिफाई करने का मतलब ये होता है कि जितने भी ये रूल्स को हमने जो है हमने प्लेस लिए कि इस रूल को फॉलो करेंगे, तो बाय लॉ हमारे देश के अंदर अब इस रूल के अकॉर्डिंग जो है एक्ट बनेगा, और जो है हम जिसके बारे में भी रूल बनाया है, किसी प्लांट को प्रोटेक्ट करने के बारे में, किसी एनिमल को प्रोटेक्ट करने के बारे में, किसी इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के बारे में, तो जैसे ही लॉ बनेगा, ठीक है ना, तो वो कंट्री जो है अब बकायदा स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करवाएगी, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक प्रोटोकॉल है। तो अब जैसे कि इस कन्वेंशन के अंदर या फिर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जितना भी बातें जो हुई, उन बातों को एक रियल लाइफ में या फिर जमीन पे उतारने के लिए इंडिया ने भी कुछ एक्ट बनाए। तो सबसे पहला जो एक्ट बनाया वो था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है ना। तो ये इसकी बेसिक थोड़ी सी जो है मैं आप लोगों को ब्रीफली इसको हिस्ट्री को, अब देखिए विश्व के अंदर जो होने वाली जितनी भी कॉन्फ्रेंस है उसके समतुल्य में भारत ने भी एक लॉ बनाया, ठीक है ना। तो इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो बनाया, उसके अंदर जो है सिर्फ इसमें एनिमल की बात नहीं कही, एनिमल के साथ साथ जो है प्लांट की स्पीशीज को
भी रेगुलेट करने का या फिर प्रोटेक्ट करने की प्लेज ली गई और उसके लिए अलग जो है कन्वेंशन, क्या कहते हैं, अलग अलग रूल्स उसके अंदर बनाए गए। ठीक है, अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, ऑब्वियसली पढ़े होंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर कंट्री का, आप यहां पे इंडिया की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन आपसे डायरेक्टली बात नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन आपसे बात करता है आर्टिकल के थ्रू। ठीक है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी आर्टिकल है मुझे नहीं पता। ठीक है ना, तो बहुत सारे हैं मुझे ठीक है ना, तो आप कितने सारे आर्टिकल हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। अब इस आर्टिकल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन आपसे बात करता है। अब बात करता है तो सीधी सी बात है, उस आर्टिकल को इंप्लीमेंट जो है गवर्नमेंट, ध्यान से सुनिए, उस आर्टिकल के अंदर जो भी बात की गई है उस आर्टिकल को इंप्लीमेंट जो है वहां इस देश की जो गवर्नमेंट है वो लॉ के थ्रू करवाती है। ठीक है ना, उस आर्टिकल को इंप्लीमेंट जो है लॉ के थ्रू करवाती है। और ये जो लॉ बनता है इसके अंदर बहुत सारे सेक्शन या फिर बहुत सारी क्या कहते हैं क्लॉज बाय क्लॉज पूरा डिटेल में जो है उस आर्टिकल को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा उसके जो है क्या कहते हैं सेक्शन होते हैं। अब इस लॉ को जो है ग्राउंड पे रूल बना के इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है ना, एक बेसिक फंडा है ये लोग आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े होंगे, आप लोग जानते होंगे, एक बेसिक फंडा है। ठीक है ना, इसके थ्रू जो पूरा लॉ बनता है। तो अब देखिए हर कंट्री जिस रूल या फिर जिस भी कन्वेंशन को इंटरनेशनल लेवल पे साइन करती है या फिर हर कंट्री इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी कन्वेंशन का पार्ट बनती है उसको उस कंट्री के अंदर जब इंप्लीमेंट करवाया जाता है तो लॉ के थ्रू करवाया जाता है। ठीक है, तो इंडिया ने जो सबसे पहला लॉ आजादी के बाद जो बनाया वो इंडिया का द्वारा बहुत सारे एक्ट बने, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिवली जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल के सारे जितने भी रूल्स हैं उनको ध्यान में बनाते उसको सिंक्रोनाइज रखते हुए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया। तो क्या इससे पहले कोई ऐसा लॉ एक्ट नहीं थे जो कि इंडिया के अंदर फॉरेस्ट या फिर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन करने के लिए थे? नहीं, ऐसा भी था कि बहुत, जैसे कि आप लोगों ने फॉरेस्ट एक्ट देखे होंगे, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 या फिर उससे और पुराने चले जाए तो ब्रिटिश ईरा में तो बहुत सारे एक्ट जितने भी बने थे वो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को जो है अपने हिसाब से अपना कॉमर्शियल पर्पस सर्व करने के लिए उन लोगों ने बनाए थे। ठीक है ना, तो उन्होंने उसमें एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन की बात नहीं कही थी, उन्होंने उसमें अपना कॉमर्शियल पर्पस सर्व करने की बात कही थी। ठीक है, तो एक बेसिक ये फंडा है, थोड़ा सा हमने देख लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये मैंने पूरा टेबल जो है आपके अंदर डाला है। ठीक है, एक बार सबसे पहले ब्रीफली, जब भी इस पीपीटी को आप लोग पढ़े तो एक बार इस अब तक जो बताया है मैंने वो थोड़ा जो है इसके अंदर मैंने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले मैंने आपको बात की कि जो है 1971 के अंदर जो है ये रामसर कन्वेंशन, ये किसको ध्यान में रखते क्योंकि वेटलैंड को, ठीक है ना, वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने का जो उद्देश्य रखते हुए रामसर कन्वेंशन को जो है बनाया गया। तो उसके बाद जैसे ही एक शुरुआत हुई तो उसके बाद बोले कि अरे नहीं, आप काम करते हैं कि हम जो है सिर्फ एक वेटलैंड को ही क्यों प्रोटेक्ट करना, जितना भी एनवायरनमेंट की जितनी जो कुछ भी है उस सबको प्रोटेक्ट करने की बात करें। तो अगले साल जो है 1972 के अंदर एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित की गई। अब देखिए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जैसे आयोजित की गई तो उसके बाद एक नया सीक्वेंस शुरू हो गया कि हर 10 साल बाद उसी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पे भी होनी शुरू हो गई कि 1982, 2002, उसके बाद 2012 और अभी रिसेंटली 2022 या फिर 2020 जो है 21 के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए। तो इस प्रकार से ये डेडिकेटेडली एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हर 10 साल में एक अलग अलग कॉन्फ्रेंस जो है आयोजन करने का एक सिलसिला चल गया। अब देखिए अब देखिए 1973 के अंदर जो है एक संस्था बनी जिसको बोलते हैं साइट्स। उस साइट्स के अंदर एक बनने से पहले जो है एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट सामने आया कि जितनी भी हम क्या कहते हैं जितने भी प्लांट या एनिमल का जो दोहन होता है, ठीक है ना, उनको मारा जाता है अपने पर्पस सर्व करने के लिए, वो दो उसकी एक कंडीशन है
कि डिमांड और सप्लाई का रूल यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है ना। अगर जैसे कि आपको किसी चीज की डिमांड है, ठीक है, तो अगर मैं सप्लायर हूं तो आपके पास अगर डिमांड रहेगी तो मैं आपको सप्लाई करूंगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन कर दी या फिर ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया या फिर ऐसी एक सिस्टम बना दिया कि आपका जो सप्लाई वाला पार्ट है, सॉरी डिमांड वाला पार्ट है, उसको मैं अगर रोक दूंगा तो पोचर या फिर जो भी लोग हंटिंग करते हैं, जो पेड़ काटते हैं, स्पेसिफिकली जो गलत काम कर रहे हैं इसको एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो वो क्या कर पाएंगे, ठीक है ना, तो उनको तोड़ ही नहीं पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक साइट नाम की संस्था बनी, उसने ऐसा सोचा कि जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है, भले ही वो प्लांट की हो या फिर एनिमल की, ऐसा माहौल क्रिएट कर दो कि मार्केट के अंदर उसकी डिमांड ही ना हो, ठीक है ना। जब मार्केट के अंदर उसकी डिमांड ही ना होगी तो सीधी सी बात है उसकी जो सप्लाई अपने आप रुक जाएगी, और जैसे ही सप्लाई रुकेगी तो कहीं ना कहीं उसका जो है प्रोटेक्शन होना अपने आप शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दौर चलता गया। तो अब देखिए 1979 तक आते आते एक कन्वेंशन जो है अलग अलग साइन होती रही, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो कन्वेंशन बनी वो कन्वेंशन थी माइग्रेटरी स्पीशीज। माइग्रेटरी स्पीशीज का मतलब बहुत सारी स्पीशीज जैसे कि आप लोगों ने बहुत से देखे होंगे कि ऊपर साइबेरियन क्रेन जो होते हैं, ठीक है ना, तो सर्दियों के टाइम में जो है हमारे राजस्थान और गुजरात के अंदर मिलते हैं। तो अलग अलग स्पीशीज देखिए, जितनी भी पंछी और नदियां हैं इनका जो है ये बाउंड्री से, इनको बाउंड्री से आप नहीं बांध सकते, उनके लिए पूरी प्रकृति पूरा एक घर है, ठीक है ना। तो अलग अलग देश में जो जाने वाली जितनी भी स्पीशीज है उनको जो उनका प्रोटेक्शन करने के लिए उसके बाद कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन, ठीक है ना। तो एक देश में अगर जैसे कि कोई हम यूरोप की बात करें, ठीक है ना, यूरोप के अंदर जो है छोटे छोटे देश है, अब वो एक जगह चमनी जलाएंगे, थोड़ा सा वहाँ पॉल्यूशन होगा तो पता चला कि सारी यूरोप की कंट्री जो है वहाँ पे उसके चपेट में आ गई, ठीक है ना। तो लॉन्ग बाउंड्री जो है वहाँ पे पॉल्यूशन ना फैले, एक दूसरे से दूसरे देश में ना जाए, उसके लिए कन्वेंशन बनी, ठीक है ना। उसके बाद जो है 1982 के अंदर जो नायरोबी कन्वेंशन, नायरोबी डिक्लेरेशन हुआ। डिक्लेरेशन मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, जस्ट ये ब्रीफ रहे ताकि आप लोग जब पढ़ो तो इसी को देख लीजिएगा। आप आने वाली जो पीपीटी है बस आप लोग समझ लीजिए, जब वापस रिवाइज करें तो इस पीपीटी को रिवाइज करके पूरा जो है आपका रिवीजन हो जाएगा। तो नायरोबी डिक्लेरेशन जब साइन हुआ तो अब यहाँ से जो एक नई शुरुआत होती है कि अब जो है हम जो है अपना फोकस स्पीशीज या फिर क्या कहें कि हम एक पर्टिकुलर एरिया पे ना करके एंटायर इकोसिस्टम या फिर पूरे प्रकृति या फिर पूरे नेचर के अंदर जो होने वाले जितना भी पॉल्यूशन है, नेचर के अंदर जितना भी होने वाला डिग्रेडेशन है उसको ध्यान में रख के करेंगे। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट की जो है, एनवायरनमेंट एज अ होल को जो है ध्यान में रखा गया। अब इसके बाद जो है आने वाले अगले 10 साल के बाद इसके अंदर जो है फिर से अब समिट जितने भी बने गए सिर्फ इससे संबंधित जो है एनवायरनमेंट से। तो आने वाले 10 साल के बाद जो 1992 के अंदर जो एक अर्थ समिट यानी अर्थ समिट का आयोजन किया गया, ठीक है ना। अर्थ समिट का जो आयोजन किया गया तो यहाँ पे उन्होंने बात कही कि अब हमको एनवायरनमेंट की भी बात करनी है और साथ साथ में कुछ ऐसा एक मैकेनिज्म भी खोजना है जिसके साथ साथ जो है ये जो डेवलपमेंट है हमारा वो स्पेसिफिक हो और इंक्लूसिव हो और सस्टेनेबल हो। तो यहाँ से एक नई शुरुआत जो है हुई और लोगों ने ध्यान देना शुरू किया कि सिर्फ एनवायरनमेंट का अकेले को हम ध्यान दे नहीं रख सकते, डेवलपमेंट को भी ध्यान रखना है, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट हो जो कि लॉन्ग टाइम में जो है सस्टेनेबल हो। तो यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव लिए गए। तो वो इनिशिएटिव जो है 4-5 साल तक उनके अंदर अंदर जो है जितना प्रोटोकॉल बनता गया तो एक नया टर्म 1987 तक आते आते सामने आया, वो आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि विकास को प्रकृति के साथ साथ में चलाए और साथ ही साथ आने वाली जो जनरेशन है उसको भी ध्यान में रखे कि जो कुछ नेचर से हमको मिला है वो ऐसा का ऐसा आने वाली जो जनरेशन है उसको एटलीस्ट ट्रांसफर हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसी जनरेशन में सब कुछ खा के खत्म कर लिया, ठीक है ना। तो अब जो है उसके बाद एक रिपोर्ट यानी उसको बोलते हैं ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ये ब्रंटलैंड जो है ये नॉर्वे की जो पीएम थी उन्होंने जो है इस रिपोर्ट को बनाया और उसके बाद जो है उन्होंने उसके अंदर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, ठीक है ना। अब जो है 1992 के अंदर फिर से वही उसी को सब्सिक्वेंटली करते गए अर्थ समिट का आयोजन किया गया, ठीक है ना। रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर जगह है। उस अर्थ समिट के अंदर जो है बहुत कुछ अलग अलग क्या कहते हैं कन्वेंशन वगैरह आयोजित हुई, ठीक है ना। अब उस कन्वेंशन के अंदर जो है जब आयोजित हुई तो कहा गया कि अब हम जो जो प्लेज यहाँ पे ले रहे हैं, मैं आपको एक ब्रीफली वैसे डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, जो जो प्लेज यहाँ पे हम ले रहे हैं अब उसी प्लेस के अंदर क्या क्या हुआ है, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है उसको भी रेगुलर चेक करते रहेंगे और उसके लिए भी रेगुलर हम लोग मिलते रहेंगे, मीटिंग करते रहेंगे, ठीक है ना। तो इस यहाँ पे जितने लोगों ने बैठ के प्लेज ली, जो कुछ रूल्स बनाए उनका रेगुलर मॉनिटरिंग करने के लिए
अगली बार आने वाले 2 साल बाद जो है उसके बाद जो है एक फिर से कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ये जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बनी, अब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस वर्सेस कन्वेंशन, इसमें कंफ्यूज ना करें, ठीक है। कॉन्फ्रेंस को याद रखिए मीटिंग, कि हम लोग जो मीटिंग करते हैं, और कन्वेंशन का मतलब होता है कि रूल बना रहे हैं, ठीक है ना, रूल्स या फिर कोई लॉ बना रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो है कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है कुछ कन्वेंशंस को जो है साथ में लाने की कोशिश की कि ये रूल्स हम लोग जो बना सकते हैं, और उस रूल्स के अंदर सब कुछ ध्यान में रखा गया। नेचर को भी ध्यान में रखा गया, प्लांट को भी ध्यान में रखा गया, एनिमल्स को भी ध्यान में रखा गया, बायोडाइवर्सिटी को भी ध्यान में रखा गया। ऐसे पॉल्यूटेंट जो कि बायोडाइवर्सिटी को नुकसान करा रहे हैं, साथ ही साथ नेचर के अंदर जो बायो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, उन सबको ध्यान में रखने की कोशिश की गई, ठीक है ना। और उसके साथ एक और चीज ध्यान रखी गई कि जो नेचर से हम लोग जो ले रहे हैं और उसके आसपास में जो रहने वाले जो लोग हैं, अगर हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है तो साथ साथ में उनका भी अधिकार है। तो इस प्रकार से कुछ मॉरल्स और एथिकल्स वैल्यूज को भी जो है इनकलकेट करने की कोशिश की गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को भी ध्यान में रखने की कोशिश की। तो इनके संबंधित जो है आने वाले समय में यहाँ पे जो बातें हुई थी 1902 के अंदर, तो उन बातों को इंप्लीमेंट करने के लिए सन 2000 और सन 2010 के अंदर जो है बायोडाइवर्सिटी उसको एज अ होल, बायोडाइवर्सिटी पे वहाँ पे लोकल का अधिकार है, और साथ साथ में जो कुछ बायोडाइवर्सिटी या फिर नेचर से हम ले रहे हैं उनके लोकल के साथ जो बेनिफिट हो रहे हैं उन बेनिफिट को शेयर करने की भी बात कही गई, ठीक है ना। तो 2000 और 2010 के अंदर जो अलग अलग प्रोटोकॉल आए वो बायोडाइवर्सिटी को भी ध्यान में रखते गए, और उनको जो है लोकल के साथ शेयरिंग करने का जो है उसको ध्यान में रखा गया। उसके बाद जो है 2001 के अंदर जो है फिर से स्टॉकहोम कन्वेंशन आई, जिसके अंदर कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं जो परमानेंटली इस नेचर में रहते हैं, हम लोगों ने आविष्कार कर दिया लेकिन वो खत्म ही नहीं होते, ठीक है ना, और डिग्रेड होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वैसे वो फूड चेन में आ जाते हैं। इसलिए मैंने आपको इकोसिस्टम पढ़ाया था। फूड चेन का मतलब क्या होता है, ये पॉल्यूटेंट है, ये पॉल्यूटेंट जो है कैसे भी करके एक साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सर आपने पॉल्यूशन का सिलेबस जो पार्ट यूनिट है वो अलग से मेंशन क्यों नहीं की। तो आप लोगों को जब सिलेबस समझना आएगा तो आपको पता चलेगा ये कन्वेंशन है उसी के थ्रू मैं आपको जो वो पॉल्यूशन भी पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए जितने भी पॉल्यूटेंट हैं, कुछ पॉल्यूटेंट ऐसे होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डिग्रेड हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि प्लास्टिक है, या प्लास्टिक से निकलने वाले बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो नेचर में ही रहते हैं, ठीक है ना। तो कुछ पॉल्यूटेंट ऐसे होते हैं जो फूड चेन में आ जाते हैं, और अल्टीमेटली आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो है बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा तो ना सिगरेट पीता है, ना दारू पी रहा है, ना फिर गुटखा खा रहा है, तो भी उसको कैंसर हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के कुछ पॉल्यूटेंट है वो परमानेंटली फूड चेन में आ रहे हैं, और अल्टीमेटली हमारा लीवर वगैरह ऐसा बहुत सारे ऑर्गन्स हैं वो जो है वो डैमेज कर रहे हैं। अब इस बात को जब ध्यान में रखा तो साथ साथ एक नई कल्पना सामने आई कि अब हम जो है फिर से ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि बायो फर्टिलाइजर जो कैसा यूज करेंगे, नेचर से मिलने वाला फर्टिलाइजर यूज करेंगे। तो देखिए ये सब सारी चीजें जो है ना, ये अगर आप इस चार्ट को देख लेंगे तो सारी चीजें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो अब देखिए स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर जो है उन्होंने एक बात कही कि जो परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट इस नेचर के अंदर है उसको जो है हटाया जाए, या फिर जो है उसको कैसे भी करके कम किया जाए, उसको ज्यादा स्प्रेड ना होने दिया जाए, उसके लिए कुछ किया जाए, ठीक है ना। तो आने वाले फिर 10 साल के बाद जो है हमने फिर से जो है अर्थ समिट का आयोजन किया गया 2012 के अंदर। उसके बाद 2013 के अंदर जो जापान का जो मिनीमाटा शहर है उसके अंदर कुछ मरकरी या कैडमियम का जो स्प्रेड हो गया था उसको ध्यान में रख के फिर से एक प्रोटोकॉल बनाया, ठीक है। और उसके बाद जो है अब देखिए ओजोन गैस है या फिर ग्रीन हाउस गैस, बचपन से हम लोग जितना भी पढ़ते आए हैं उनको कैसे जो है कम किया जाए, ओजोन को लेयर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो अलग अलग जो प्रोटोकॉल बनते गए। तो ये इसकी हिस्ट्री थी, हमको एक साथ में समझना जरूरी था कि कंफ्यूज न करे। पता चला कि सर आपने अभी तो ये कन्वेंशन बोला था, अब फिर से इस कन्वेंशन के आप आ गए तो डाउट हो रहा है, इसलिए उसकी हिस्ट्री जानना जरूरी है। अगर आपने थोड़ा ये देख लिया तो बहुत आसान है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब कुछ बेसिक नॉलेज है। सबसे पहले इंसान क्या करेगा, रामसर कन्वेंशन को जो आएगा एक शुरुआत जैसी होती है तो उस शुरुआत को है बड़ा करते गए, ठीक है ना। आम आदमी की भाषा में एक शुरुआत होनी चाहिए, बस एक जैसी शुरुआत हुई अवेयरनेस की, अब अवेयरनेस जो अलग अलग फील्ड में फैलती गई, ठीक है ना। और अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लोगों के अंदर जो है अवेयरनेस भी इसकी बढ़ रही है। बात अलग है कि जिस लेवल से अवेयरनेस बढ़ रही है और जिस लेवल से जिस स्पीड से उस अवेयरनेस का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है उसके अंदर बहुत ज्यादा गैप है, ठीक है ना। आईपीसीसी की जो रिपोर्ट आ रही है वो हमको इसी और इशारा कर रही है कि इंसान कितना भी कुछ कर ले, एक पर्टिकुलर रेंज का जो टेम्परेचर वो तो मेंटेन नहीं कर पाएगा, भले आज से सब कुछ बंद कर दे, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही विडंबना वाली बातें हैं। तो हम अब इसको जो है एक एक बाय एक सारी कन्वेंशन को धीरे धीरे पढ़ लेंगे। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जिस
स्लाइड के ऊपर मैं आपको बोलूं कि इस स्लाइड के या फिर इस गोला को बताओ ये आपको याद होना चाहिए, तो आपको याद होना ही चाहिए पीपीटी के अंदर। फिर से आपको एक बार जरूर देखिएगा, कंफ्यूजन ना हो, इसका मैं मैक्सिमम ध्यान रखूंगा और नहीं होगा, ठीक है ना। तो बस जैसे ही आप लोग इस पूरा इसको जो पढ़ लें, ठीक है ना, आपका जो लास्ट पार्ट है उसके अंदर यूएनएफसीसी वगैरह मेंशन कर रखा है, जितना उसमें मेंशन है उससे ज्यादा ही पढ़ा रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन तो बिल्कुल भी ना हो और याद हो जाए, ठीक है। अब देखिए आप लोग, हाँ फिर से बता रहा हूं कि जैसे ये सारी पीपीटी इस क्लास से रिलेटेड पढ़ ले तो फिर से वापस आए और एक बार आंख बंद करके इस पीपीटी को जो है एक बार कोरिलेट करने की कोशिश करें, ठीक है ना। इस पीपीटी को जो है कोरिलेट करने की कोशिश करें, आपके दिमाग में सारी स्टोरी ऐसे कैसे बैठ जाएगी, आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले बात की 1971 के अंदर, 1971 के अंदर जो है एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम की बात की कि ओनली ग्लोबल एनवायरनमेंट ट्रीटी दैट डील विद द पर्टिकुलर इकोसिस्टम, वो क्या था, वेटलैंड। वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए रामसर एक जगह है ईरान के अंदर, वहां पे एक जो है कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया, ठीक है ना, और उसके अंदर रामसर कन्वेंशन जो है वो साइन हुई, जिसके अंदर क्या कहा कि हमको जो है वेटलैंड को जो है प्रोटेक्ट करना है, और वेटलैंड जो है प्रोटेक्ट करना है, और आने वाले समय में हर देश में जितनी भी वेटलैंड ऑफ इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, उनको एक अलग से जो है लिस्ट बनाएंगे, उसमें इंक्लूड करेंगे। तो उसके अंदर जो है रामसर जो है साइट्स है उसकी लिस्ट में जो है डाल देंगे, ठीक है ना। तो अभी रिसेंट में आपका होमवर्क है, रिसेंट के अंदर गुजरात की जितनी भी रामसर साइट अभी ये इंक्लूड की गई है, यहां से आपका करंट अफेयर आ गया, ठीक है ना। तो मुझे आपको अलग से करंट अफेयर पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये जो पीपीटी आपको बता रहा हूं साथ साथ के अंदर उसी के सवाल जो है जो मैं पूछूंगा उसी के जवाब आप लोग ढूंढ लीजिएगा, वही आपका करंट अफेयर हो जाएगा। तो रिसेंट में कितनी साइट्स गुजरात की रामसर साइट के अंदर इंक्लूड की गई है, ये आपका होमवर्क है। भारत के अंदर टोटल कितनी है एक बार देख लीजिएगा, बट गुजरात की आपको टिप ऑफ द फिंगर पे याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो रामसर साइट्स क्या होती है, ठीक है ना, रामसर साइट किससे एसोसिएट है, वेटलैंड से। रामसर साइट जो है वो कहां पे सबसे पहले उसका कन्वेंशन कब साइन हुआ, 1971 में, ठीक है ना। तो अब देखिए ये एक जो है उसका बेसिक था, बस कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल था, ठीक है ना। बट ये एकमात्र ऐसी कन्वेंशन है जो कि एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम को ध्यान में रखी गई है। यहाँ पे ओनली वर्ड आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब जो मैंने आपको बताया था, तो यूनाइटेड नेशन, ठीक है ना। तो आप देखिए 1972 की बात करते हैं, तो सबसे पहले उन लोगों ने कॉन्फ्रेंस का जो है आयोजन किया गया। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो वर्ड यूज किया ध्यान से सुनिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, यहां पे डेवलपमेंट की बात नहीं की थी, ठीक है, कि एनवायरनमेंट को ध्यान में रखो, अरे यार एनवायरनमेंट को कैसे कुछ बचा सकते हैं क्या हम लोग कैसे भी करके, ठीक है ना। इस कॉन्फ्रेंस का नाम था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, कैसे सुनिए, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। तो कॉन्फ्रेंस का मतलब मीटिंग, ठीक है ना। तो स्टॉकहोम के अंदर ये मीटिंग हुई थी, उस नाम से ये फेमस है। फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फॉर द एनवायरनमेंट, यहां पे डेवलपमेंट वर्ड यूज नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, ये जो मीटिंग हुई, ठीक है ना, अक्सर क्या होते हैं कि हम लोग जब किताब पढ़ते हैं ना, तो किताब के अंदर भाषा को इस तरह से तोड़ मरोड़ दिया जाता है कि सिंपल भाषा को भी जो कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है। इसको आप बेसिक चीज से समझिए। इस मीटिंग के अंदर जो है जितने भी होशियार लोग बैठे थे, उन्होंने बोला कि यार एक काम करते हैं ना यार, तो अब तक जो डेवलपमेंट हुआ है कुछ तो दिखना चाहिए लोगों को कि हम लोग कुछ कर रहे हैं। एक काम करो, एक बॉडी बना देते हैं, जो बॉडी क्या करेगी, आने वाले समय में एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके दिखाएगी, अलग अलग तरीके बताएगी। तो एक बॉडी बना देते हैं। तो उन्होंने जो है एक बॉडी बनाई जिसका नाम है यूएनईपी रखा, क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो यूनिट है वो यहाँ पे बनी, ठीक है ना। तो कुछ तो प्रोडक्टिव दिखना चाहिए कि कुछ तो किया है, ठीक है ना। तो कुछ तो किया है, तो 1972 के अंदर जो उन्होंने यूएनईपी का जो है निर्माण किया, वो इस बॉडी को जो है बनानी। इस मीटिंग के अंदर से जो प्रोडक्टिव निकला वो यही था कि एनवायरमेंट के अंदर बात कर रहे हैं तो एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ बॉडी बननी चाहिए। तो यूएनईपी का जो है यहाँ पे उन्होंने निर्माण किया, ठीक है।
तो आप देखिए जो मिक्स एंड मैच के अंदर वो पूछता है कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस किससे रिलेटेड है, तो उसका आंसर आ जाएगा यूएनईपी। ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है इसलिए मैं वो क्वेश्चन ही डायरेक्टली बता रहा हूं। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वन ऑफ दी, ठीक है ना। तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन एनवायरनमेंट था, ठीक है ना, और ये फर्स्ट डिक्लेरेशन था जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड था। वो फर्स्ट डिक्लेरेशन जो रामसर में था वो इकोसिस्टम का था, ध्यान रखना। और इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम की कुछ लिमिटेशन हो जाती है, क्या एक पर्टिकुलर जो है इकोसिस्टम को जो है डेजिग्नेट करता है वो, ठीक है। एनवायरनमेंट एज अ होल सब कुछ उसमें आ गया। अब मैंने आपको बताया कि अगला साल 1972 से लगे अगला साल जो है 1973 आ जाएगा। आपको थोड़ा ईयर बाय ईयर अगर याद करते हो तो ज्यादा दिमाग में बैठ जाता है, याद भी हो जाता है। 1972 के 1973 के अंदर कुछ तो दिखना चाहिए मवी बार। तो अब बात करते हैं कि जितना इलीगल पोचिंग हो रही है, जितना इलीगल ट्रेड्स हो रहा है, ठीक है ना, उस ट्रेड को अगर रोकना है तो डिमांड और सप्लाई का जो है उसको रोकना जरूरी है। तो अगर जो है डिमांड ही कम हो जाएगी, सपोज कि अगर मैं बात करूं कि अगर मोबाइल की या फिर आईफोन की अगर डिमांड कम हो जाए, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है आईफोन जो है बनाना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। वो क्यों बनाएगा अगर मार्केट में बिकेगा नहीं। इसी प्रकार से जो है अगर जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है IUCN घोषित करता है, ठीक है ना, या फिर ऐसी स्पीशीज जो प्लांट की या फिर एनिमल की अगर कोई लेगा ही नहीं तो कोई काटेगा क्यों। ये एक बेसिक फंडा जो है दिमाग में रखा गया। तो साइट करके जो है इसको ध्यान से सुनिए। अब क्वेश्चन जो इसमें आता है कि साइट की जो कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीशीज कर रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी स्पीशीज आ गई। जो स्पीशीज जो है IUCN ने, ठीक है ना, क्वेश्चन जो बनते हैं ना बहुत गहराई से बनते हैं और अक्सर जो कंफ्यूजन, जो स्पीसीज IUCN ने एंडेंजर्ड घोषित की गई है उसी का यहाँ पे ट्रेड रोका गया है, ठीक है ना। जो उसका जो इलीगल ट्रेड ना हो इसके लिए जो साइट बनी। इसका मतलब ये नहीं कि सारी स्पीशीज आ गई उसमें, नहीं, ठीक है ना, सारी स्पीशीज में नहीं आती। ठीक है, आप लोगों को इसको याद करने के लिए बहुत चीजें बेसिक बताता हूं, ठीक है ना। अगर ऐसा होता ना, अगर ये ऐसा इंडिजिनस स्पीशीज ना होती, सारी स्पीशीज आ जाती उस साइट्स के अंदर, तो अभी रशिया यूक्रेन का जब वॉर हुआ था ना, इसको याद कैसे रखते हैं मैं बताता हूँ। रशिया यूक्रेन का जब वॉर हुआ था ना, तो स्टार्ट में इंडिया के बहुत सारे बच्चे जब वहां से आ रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा फोटो के अंदर, जो फ्लाइट से उतर रहे थे अपने साथ में जो है वहां से पेट भी लेके आए, कुत्ते भी लेके आए वहां से, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होता तो वो लोग वहां से यहाँ पे जो उनका ट्रांसपोर्टेशन कितना मुश्किल हो जाता, ठीक है ना। इसको ऐसे याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चीजों को नेचर से रिलेट करके या फिर करंट अफेयर को जो रिलेट करके देखते हो याद हो जाता है, ठीक है ना। अब उस साइट कन्वेंशन का एक और नाम है वॉशिंगटन कन्वेंशन, ठीक है ना। तो वॉशिंगटन कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ये था, अब उसने साइट ना पूछा, वॉशिंगटन कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, एंडेंजर्ड स्पीशीज से, ठीक है ना, ये क्वेश्चन था, ठीक है। टू कंट्रोल और प्रिवेंट द इंटरनेशनल कॉमर्शियल ट्रेड, ठीक है ना, कॉमर्शियल ट्रेड इन दी एंडेंजर्ड स्पीशीज। अब जितने भी प्रोडक्ट उससे डिराइव भी होते हैं, स्पीशीज है, उससे जितने भी प्रोडक्ट डिराइव हो रहे हैं उन सब पे कंट्रोल कर दिया। एम नॉट टू डायरेक्टली प्रोटेक्ट बट टू रिड्यूस द इकोनॉमिक, ठीक है ना, इंसेंटिव। इकोनॉमिक इंसेंटिव नहीं रहेंगे। पता चला कि आपको जो मार्केट में चीजें लेके जा रहे हो, बेच रहे हो, को खरीद नहीं रहा, ठीक है ना, तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा, कौन बेचेगा उनको, ठीक है। तो एक बेसिक फंडा। लेकिन जो है आपको पता है ह्यूमन का जो नेचर है तो एक्सप्लॉइट करना, भले ही आप जो है मजा, अगर इंसान को मजा भी आ रहा है ना किसी चीज में, भले ही वो चीज ना बिक रही हो, तो काम वो भी करता है इंसान। तो इसका मतलब ये कि आने वाले समय में बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 1979 के अंदर जो है दो घटनाएं घटी, ठीक है। अब दो घटनाएं क्या घटी, सबसे पहले जो है CMS जो है, या फिर उसको बात करें कि कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज को ध्यान में रखा गया। माइग्रेटरी स्पीशीज, जितनी भी स्पीशीज जो है एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री में जा रही है, ठीक है ना, एनिमल की हो, तो उनको जो है प्रोटेक्ट करने के बारे में बात कही गई, ठीक है ना। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो कन्वेंशन जो बनी थी 1979, इसकी जो 13वीं मीटिंग हुई थी, 13 मीटिंग, वो कहां पे हुई थी, गुजरात के गांधीनगर में हुई थी, ठीक है ना, 2020 के अंदर, ठीक है ना, 2020 में। अब जो कन्वेंशन अलग अलग बनती है उनमें से एक कन्वेंशन क्या थी, माइग्रेटरी स्पीशीज को जो है प्रोटेक्ट करने की। उस माइग्रेटरी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने की कन्वेंशन 1979 में साइन हुई थी। और उसकी जो मीटिंग है, हर मीटिंग पे मीटिंग साइन होती है, तो उसकी 13वीं मीटिंग जो है गांधीनगर में हुई थी।
1979 के अंदर जो है एक और कन्वेंशन साइन हुई जिसका फोकस ये था कि जो पॉल्यूटेंट होते हैं, ठीक है ना, तो अगर आप बात करो कि जितने भी यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं, फ्रांस, रशिया, सॉरी जर्मनी और फ्रांस और जितने स्कॉटलैंड वगैरह जितने भी हैं, अब वो देखिए बहुत छोटे छोटे देश, एक पता है पहले तो एक ही थे वो, अब एक जगह पता चला वायु प्रदूषण हो रहा तो दूसरी जगह वो चला जाएगा, तो एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन ना हो उसको रोकने के लिए एक, ठीक है ना, कन्वेंशन साइन हुई जो जिसका मेन फोकस यूरोप में था, लेकिन उसका इंडिया पार्ट नहीं है क्योंकि इंडियन है नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट 1979 के अंदर दो घटनाएं घटी थी, ये उनको समझनी जरूरी है, और 1979 में जो घटना घटी उसका जो रिलेशन है 2020 में जो है उससे भी था, ठीक है ना, और गुजरात का डायरेक्टली था। अब देखिए 1982 पे आ जाते हैं। 1972 से कूद के 10 साल बाद जो है 1982 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था। अब ये जो कॉन्फ्रेंस उसके अंदर जो हुई थी, उसके अंदर कॉन्फ्रेंस होने के बाद जो है वहां पे जो है अब बोला कि आने वाले आगे 10 साल बाद हम कुछ करेंगे, ठीक है ना। तो नायरोबी जो है ये वर्ल्ड में कहां पे है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, इतना थोड़ा कर लीजिएगा। तो नायरोबी के अंदर ये लोग फिर से मिले और यहाँ पे आके जो है इन्होंने कुछ ना कुछ जो है क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, 10 साल सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, और कुछ जो है सोचा कि अब कुछ करेंगे। तो क्या किया, एनविसाज द क्रिएशन ऑफ स्पेशल कमीशन। ध्यान से सुनिए, एक ऐसा काम करते हैं, देखिए लोगों को जो काम करने की जो नीयत है ना, वो आप इसी चीज से समझ सकते हो कि वास्तव में एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ काम कर नहीं रहे, ठीक है ना। बस अगर कुछ करना होता तो हर 10 साल बाद, अब आने वाले 10 साल बाद के हम सोचेंगे हम आने वाले 10 साल के बाद क्या करेंगे, ठीक है ना। तो एनविसाज उन्होंने बोला कि अब हम स्पेशल कमीशन बनाएंगे फॉर द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज। ये 10 साल तक सोचा है इन्होंने, अब क्या 10 साल सोचने के बाद जब वापस मिले तो बोला कि अब हम कुछ सोचेंगे कि अब क्या करना है, ठीक है ना। तो जितना एसी का खर्चा, जितना एसी की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो अल्टीमेटली ये लोग जो है कहीं ना कहीं इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ ना कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो स्पेशल कमीशन बनाएंगे और डिक्लेरेशन एंडोर्स बाय यूएनईपी। अब यूएनईपी तो बना दिया था, ठीक है ना, यूएनईपी बना दिया था 1972 के अंदर। अब तो कुछ, अब ये बात जो है जो बॉडी बनाई थी, अब ये बॉडी के थ्रू बात करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो बोले कि अब हम कुछ करेंगे, स्पेशल कमीशन बनाएंगे और कुछ सोचेंगे। अब क्या सोचेंगे वो देखते हैं आगे, ठीक है ना, कि ऐसा क्या करेंगे, अभी तक तो सोचा ही है। अब इन्होंने बहुत दिमाग लगाया और सोचा कि क्या क्या कि यूएन अपॉइंटेड वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अब देखिए पहले एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे, अब बोले कि अब है ना हमको एनवायरनमेंट के साथ साथ डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखना है, या फिर डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी ध्यान रखना है। तो उन्होंने जो है एक ब्रेटलैंड कमीशन का जो है आयोजन किया, ठीक है ना। उन्होंने 1987 के अंदर एक रिपोर्ट की घोषणा की, आवर कॉमन फ्यूचर। ध्यान से सुनिए, ब्रेटलैंड जो थे, ब्रेटलैंड वो क्या कहते हैं नॉर्वे की पहले पीएम थी, उनकी अध्यक्षता में एक रिपोर्ट तैयार हुई, ठीक है ना, और उन्होंने इस रिपोर्ट का नाम रखा आवर कॉमन फ्यूचर। और यहां से एक बहुत जबरदस्त वर्ड सामने आया, उसने बोला कि हमको अब जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। हमको जो है डेवलपमेंट कैसा करना चाहिए, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब जो, अगर आप देखिए आप लोग जैसे ही मेंस लिखे ना, तो उससे पहले कोशिश कीजिए इस रिपोर्ट के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है ना, वो एक बार तो पढ़ ले, ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन अक्सर पूछता है फॉरेस्ट्री के अंदर, तो मेंस में आप लोग लिखोगे तो ये डेफिनेशन उस समय भी काम आएगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसकी डेफिनेशन उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं कि ऐसा डेवलपमेंट जो सबको इंक्लूड करें इंग्लिश के अंदर में, और ऐसा कि हमको जो नेचर से मिला है साथ साथ आने वाले जो जनरेशन है उसको भी ध्यान में रखे, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा डेफिनेशन उन्होंने बना दिया, ठीक है ना। तो सुनने में अच्छा लगता है, जल्दी याद भी हो जाता है एक दो बार पढ़ते हैं तो आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। तो अब तक इन्होंने इतने सारे मिलके एसी के अंदर बैठे, इतना सारा चाय बिस्कुट का खर्चा किया, बहुत दिमाग लगाया, और क्या किया इन्होंने एक डेफिनेशन तैयार की, ठीक है। इतना सारा जो है ये इनकी नीयत बताती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के प्रति ये लोग अगर वास्तव में इतने सजग होते ना, तो 10-20 साल जो है डेफिनेशन बनाने में लगाते, ठीक है। अब देखिए 1985 की बात करते हैं, ठीक है। अब 1985 के अंदर अब देखिए इन्होंने बहुत दिमाग लगाया, बोले क्या हो रहा है, बोले एक काम करते हैं ना कि इस धरती को छोड़ो, ऊपर जाते हैं। धरती के ऊपर जो है ओजोन की जो लेयर है ना, वो कहीं ना कहीं जो है डिग्रेड हो रही है। धरती तो डिग्रेड हो ही रही है हमारी करतूतों से, अब जो ओजोन लेयर उसको भी जो है वो हमको जो बचाना है, अगर वो नहीं बचाएंगे तो डायरेक्टली इंपैक्ट हो जाएंगे। अब देखिए ये इतने सीरियस कैसे हुए, ओजोन के प्रति इतने सीरियस कैसे हुए, देखिए अक्सर हम बात करते हैं
मैं आपको जो ना तो सरकाजम बोलते हैं ना जिसको, इसकी सरकाजम के साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि याद हो जाए ये लोग कितने सीरियस है। अपना जब नुकसान हो रहा होता है तब इनके जो है सारे दिए एक साथ में जलते हैं। ओजोन लेयर जो है, अगर आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी पोलर कंट्री है, यहाँ पे नॉर्थ में कनाडा वगैरह आता है, ठीक है ना, तो अमेरिका भी आ जाता है, तो अब सीधी सी बात है, तो जितनी भी पोलर कंट्री है यहाँ का अगर बर्फ वगैरह पिघलेगा, ठीक, फटाफट से पिघलेगा ओजोन की वजह से, ओजोन डिप्लीट होगी, तो सीधी सी बात है इनको तो नुकसान फटाफट होना शुरू हो जाएगा। तो कैसे भी करके जो अब ये लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, बोले नहीं पहले ओजोन को बचाओ आप, ठीक है ना, क्योंकि अगर ओजोन प्रोटेक्ट ना हुई तो हमको जो है फटाफट से नुकसान हो जाएगा, तो हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने बहुत सारा सीरियस होके फट से जो है वियना कन्वेंशन जो है उसको साइन किया 1985 के अंदर। तो उसके बाद उसका प्रोटोकॉल ये रखा कि हमको जो है कैसे भी करके ओजोन को जो ध्यान में रखना है। अब ओजोन को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना था, उन्होंने प्रोवाइडेड फॉर द रिडक्शन ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब मैं आपको जो चीज बताने वाला वो ध्यान से सुनिए। अगर जो है सिर्फ फ्लोरीन की बात करें, सिर्फ फ्लोरीन की बात करें तो ये ओजोन को नुकसान नहीं करता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं फिर से बताता हूं। अगर सिर्फ ओजोन की बात करें तो जो है ये डायरेक्टली फ्लोरीन जो है ये ओजोन को नुकसान नहीं करता। जैसे ही इसके साथ क्लोरीन जुड़ जाता है, ठीक है ना, हेलोजन बोलते हैं इसको, आप लोग जो है पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे, तो हेलोजन जो है कभी कभी क्या है कि ओजोन तो नुकसान करती है, कुछ टेक्निकल एरर ज्यादा नुकसान कर देती है, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए वियना कन्वेंशन जो है उन्होंने ओजोन, अब देखिए फ्लोरीन जो होता है वो अगर बात करें तो ओजोन को डायरेक्टली नुकसान नहीं करता, यानी कि ओजोन को जो है खत्म नहीं करता है, नुकसान करता है दूसरे हेलोजन, यानी कि ब्रोमीन इससे जुड़ जाए या फिर क्लोरीन उससे जुड़ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात की है, ठीक है ना। हाइड्रो HFC जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है वो डायरेक्टली जो है उसको क्या कहते हैं, क्लोरीन ओजोन को नुकसान नहीं करता है। तो उन्होंने जो है बोला कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है फ्रिज वगैरह से जो निकलती है ना, वो जाती है और सीधे ओजोन को डिग्रेड कर देती है। ओजोन कैसे डिग्रेड होती है बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, वो डिटेल में आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो अब उसका डिग्रेड होने का नुकसान क्या है कि ओजोन जो हमारा ट्रोपोस्फीयर के ऊपर जितने भी है वहां पे ओजोन जो है वो खत्म हो जाती है। तो अल्टीमेटली सनलाइट डायरेक्टली उसके यूवी जो है पृथ्वी पे आएगी तो सीधा इंसान को भी नुकसान करेगी, साथ साथ जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा, ठीक है ना। तो अब इस कन्वेंशन के बेसिस पे क्या बोला कि हमको फास्ट तरीके से ओजोन को प्रोटेक्ट करना है, तो बिकेम द बेसिस फॉर फ्यूचर इंटरनेशनल एक्शन टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर, ठीक है ना। तो बोले अभी एनवायरमेंट तो हमको बचाना है, रुको रुको रुको, एनवायरमेंट तो बचाने के पहले ओजोन को ना उसको फटाफट तरीके से रोकना। अब देखिए यहां से एक नया तरीके से इन लोगों ने एक, अब जो आने वाला जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन के बाद जो प्रोटोकॉल साइन होता है, तो विश्व के सारे देशों को जो है इन जितनी भी डेवलप कंट्री थी इन लोगों ने कन्विंस कर लिया, बोले ये काम करो, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और रूल बनाएंगे और रूल को फटाफट से इंप्लीमेंट करेंगे। किसी भी हालत में हमको ओजोन को जो है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो अब जो है इस वियना कन्वेंशन जो साइन हुई जिसमें रूल बने, तो आने वाला किस प्रकार के रूल को इंप्लीमेंट करें, तो आने वाले समय के अंदर जो फिर से ये लोग कनाडा के अंदर इकट्ठे हुए, वहां पे जो है मॉन्ट्रियल करके एक जगह है, ठीक है ना। तो मॉन्ट्रियल की जगह है, उसके 2 साल बाद यानी 1985 के 2 साल बाद फिर से जो इकट्ठे हुए और यहाँ पे जो है एक प्रोटोकॉल साइन हुआ जिसको हम बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये एक पहला ऐसा प्रोटोकॉल है जो यूनिवर्सली रेटिफाइड, यानी कि विश्व के जितने भी देश हैं उन सब ने, रेटिफाइड का मतलब मैंने समझ बता दिया आपको कि जितने भी देश हैं सब ने अपने यहाँ पे कानून बना के बाकायदा इसको जो इंप्लीमेंट करवा दिया। इसलिए मैंने आपको पहले ही रेटिफिकेशन का मतलब पहले ही बता दिया था। तो विश्व के अंदर जितने भी देश है, और ये पहला ऐसा जो है प्रोटोकॉल है, विश्व के जितने भी देश हैं उन्होंने सबके अपने देश में अपने कानून बना के बाकायदा उसको जो है इंप्लीमेंट करवा दिया। अब देखिए 1987 के अंदर एक और घटना घटी, वो जो ब्रेंटलैंड कमीशन थी ना, उन्होंने अपनी जो है रिपोर्ट 1987 के अंदर ही जो है रिलीज की थी, ठीक है ना। वो घटना पहले ही घटी, पहला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसके के अंदर जो है हमको ओजोन का जो डिप्लीटिंग जितनी भी सब्सटेंस है, और स्पेसिफिकली यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ठीक है ना, फ्लोरीन भले ही साथ में जुड़ रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसको जो है कम करना है, एनवायरमेंट के अंदर से धीरे धीरे रिड्यूस करना है, अल्टीमेटली खत्म कर देना। क्यों? क्योंकि बहुत स्पीड से ऊपर जाता है और वहां पे जाके ओजोन को जो है डैमेज कर देता है।
बोला कि फेज आउट दी हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, दैट कंटेन क्लोरीन और ब्रोमीन। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया फ्लोरीन जो है वो डायरेक्टली जो है ओजोन को नुकसान नहीं करता है। अब देखिए जितने भी वर्ल्ड के जो देश थे शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। अब उन्होंने बात कही उस कन्वेंशन की, सीधी सी बात है, हमको आप फॉलो तो करवा रहे हो, तो बहुत से देशों ने विरोध भी किया कि आप जो है विश्व के जितने भी अमीर देश हैं वो तो जो है अपने आप फटाफट से इन प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करवा देंगे, लेकिन हमारे पास तो कोई दूसरा अल्टरनेटिव भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक नई चीजें और सामने आई, ठीक है ना। तो बोले कि इन्होंने बोला कि विश्व के सारे जो देश हैं वो एक जैसे ट्रीट नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास तो रिसोर्सेज है, आपके पास टेक्नोलॉजी, हमारे पास तो नहीं है। तो यहाँ पे एक नया फंडा सामने आया कि ऑल द नेशन शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वली एज सम हैव कंट्रीब्यूटेड मोर टू ओजोन डिप्लीशन, ठीक है ना। तो बोले आप लोगों ने जो है ज्यादा हरकतें की, तो आप लोगों की वजह से जो ज्यादा जो है नुकसान हुआ है ओजोन को, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो है फटाफट से उस प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करें, या फिर तो आप लोगों को हमको कुछ टेक्नोलॉजी भी देनी पड़ेगी, कुछ जो है क्या कहते हैं कि केमिकल्स भी देने पड़ेंगे रिप्लेस। तो यहाँ पे जाके अब जो कि खुद पे बन आई इनकी, अमेरिका है, कनाडा है, जो विश्व के जितने भी सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशन है, तो यहाँ से इनके पास जो है इनको लगा कि हाँ भाई ये बात तो सही कह रहे हैं कि अल्टीमेटली जो ओजोन डैमेज हो जाएगी तो हम लोग आपको अब कुछ टेक्नोलॉजी भी शेयर करेंगे, कुछ केमिकल भी शेयर करेंगे, साथ ही साथ जो है आपको कुछ रिसोर्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। अ नेशन obligation to reduce the emissions should reflect its technological and financial ability, ठीक है ना। तो यहां से देखिए ये कितने सोफिस्टिकेशन बोलते हैं ना, सोफिस्टिकेटेड तरीके से क्रिटिसिज्म करना, तो इन दो बातों में बोल दी, ठीक है ना। कि आप देखिए, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो बड़े नेता बात करते हैं तो उनका क्रिटिसिज्म करने का भी एक अलग तरीका होता है। तो यहाँ पे एक बात कही गई कि आप लोग जो है सबको एक अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, एक जैसा ना माने, उसके बाद जो है जिनके रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग देश अपनी समझे, ठीक है ना। तो इन दो बातों के अंदर बहुत कुछ आ गया, ठीक है ना। अभी रिसेंटली हमारे जो डॉक्टर एस जयशंकर जब बात करते हैं तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा उनको जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, तो उनका सरकाजम करने का जो तरीका होता है वो भी हम लोगों को नोट करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए 1989 की बात करते हैं। तो 1987 के अंदर क्या हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो सबने विश्व के एक सबसे पहली विश्व की ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो विश्व के सारे देशों ने एक ही बार में साइन कर ली, ठीक है ना, उसको रेटिफाई भी कर दिया, वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। अब देखिए 1989, अब देखिए बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री हैजार्डेड वेस्ट, ठीक है ना, कंफ्यूजन ना हो इसलिए याद रखिएगा, वर्ल्ड कप हैजार्डस वेस्ट और हैजार्डस केमिकल। फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूं क्यों। अब देखिए एक बात सामने आई कि विश्व के जितने भी अमीर देश हैं, जितने भी डेवलप देश हैं, वो क्या करते हैं कि अलग अलग हैजार्डस केमिकल अपने यहाँ यूज करते हैं, ठीक है ना, और उनका अलग देश में जाके वो ट्रांसफर करके डिटैच कर देते हैं, ठीक है ना, वहां पे छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पे ये और बात आई कि बोले तुम अपना केमिकल का यूज कर रहे हो, हैजार्डस वेस्ट का यूज कर रहे हो, डंप कर रहे हो हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे कन्वेंशन को जो है वहां पे साइन किया गया। तो ट्रांस बाउंड्री हैजार्डस वेस्ट की बात कही है, केमिकल की बात नहीं कही है, ध्यान से सुनिए, ठीक है ना, केमिकल की बात नहीं कही है। तो सबसे पहले इसलिए याद करिएगा, पहले W उसके बाद C, कंफ्यूजन ना हो। तो केमिकल की बात बाद में कहेगा। तो टू रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट बिटवीन द नेशन स्पेशली डेवलप टू लीस्ट डेवलप, ठीक है ना, अमीर देश जो है गरीब देशों के यहाँ जो है हैजार्डस वेस्ट ना फेंक दे, डंप ना कर दे, ठीक है ना। डजंट एड्रेस द मूवमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, ध्यान से सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं कही, ठीक है ना। तो बोले कि हम अपने यहाँ पे रेडियो एक्टिव प्रोडक्शन करेंगे और जितना भी वेस्ट है वो दूसरी जगह हम लोग आपको किराया देंगे, आप अपने यहाँ डंप करने दे दीजिए, ठीक है। अब आता है 1992। तो 1992 के अंदर जो है फिर से अब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है, एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है, ध्यान से सुनिए। अब से माजरा अब तक जो पढ़ा वो इम्पोर्टेंट था, अब से जो है वो कंफ्यूज करने का ज्यादा रहेगा, तो उसको ध्यान से सुन लेगा। तो एक बार 1992 के अंदर आते आते इतनी सारी बातें हुई, बोले इन बातों को अमल में लाना है हमको, ठीक है, इन बातों को जो है हमको अब अमल में लाना है। तो 1992 के अंदर बोले कि अब जो मीटिंग कर रहे हैं ना, उस मीटिंग का कुछ दिखना चाहिए कि ग्राउंड में कुछ इंप्लीमेंट हो रहा है। कन्वेंशन का मतलब जो कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है मीटिंग। अब इस कॉन्फ्रेंस के अंदर से कुछ प्रोडक्ट निकलने बाहर होंगे शुरू। तो सबसे पहले यहां से इस मीटिंग से तीन चीजें बाहर निकली।
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन दी क्लाइमेट चेंज। अब जो क्लाइमेट को भी ध्यान में रखा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके लिए हमको रूल बनाने होंगे, पहली बात, ठीक है ना। कन्वेंशन का मतलब रूल, कंफ्यूज ना करें। उसके बाद जो है उसके अंदर से सीबीडी साथ में आई, यानी कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्लाइमेट चेंज जब होगा तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? बायो यानी कि लाइफ, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इवन ह्यूमन है, प्लांट है, एनिमल, जितने भी है, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसका भी प्रोटेक्शन करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी रूल बने। साथ ही साथ जो है एक और स्पेसिफिक जो है कन्वेंशन बाहर निकली, जैसे कि रामसर जो है स्पेसिफिकली जो एक इकोसिस्टम के लिए ध्यान बनी थी, वेटलैंड के लिए। ऐसे की ऐसे जो है कन्वेंशन सामने आई, जिसको जो है बोला कि जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, जो डेजर्ट बढ़ रहे हैं, डेजर्ट का मतलब सिर्फ रेगिस्तान का बढ़ना नहीं है, ठीक है ना। ऐसी जमीन जो पहले उपजाऊ थी अब वो अनउपजाऊ हो रही है, तो इस प्रकार इसको फिजियोलॉजिकल डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। तो हमको डेजर्टिफिकेशन भी रोकना पड़ेगा, यानी कि जो मृदा है उसकी उत्पादकता जो कम हो रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी जो कम हो रही है, उसको भी बढ़ाना होगा। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने बोला कि एक तो तीन चीजें हमारे सामने आई। पहली जो है, अब हम क्लाइमेट चेंज को जो है मिलके एड्रेस करेंगे, उसके लिए रूल बनाएंगे। दूसरी है, हम बायोडाइवर्सिटी उसको एज अ होल ध्यान रखेंगे। और तीसरी है, ऐसी हरकतें करेंगे या फिर जो हरकतें हो चुकी हैं तो ऐसा कुछ रूल्स बनाएंगे, ऐसा कुछ काम करेंगे जिससे कि एज अ नेचर एज अ होल हम जो है डेजर्टिफिकेशन को जो है रोकें, मिटिगेट करें, और जितना हो चुका है फिर से उसको जो उस लैंड को जो है फिर से उसकी प्रोडक्टिव बढ़ाएं। अब ये तीन चीजें जो है बनी। अब ध्यान से सुनिए, जो कंफ्यूजन आपको बच्चे, ये कॉप 1, कॉप 2, कॉप 3, कॉप 4 ये क्या है, कैसे दिमाग में आती है, ठीक है ना, तो उनका कंफ्यूजन ना हो। देखिए, अब देखिए 1992 के अंदर ये लोग जो इकट्ठे हुए थे, तो इन्होंने जो कुछ कन्वेंशन बनाई, तो अब इस कन्वेंशन से रिलेटेड अब जो मीटिंग होगी वहां पे जो है, और इनके अंदर जितने भी मेंबर हैं उनको क्या बोलते हैं? सीओपी, ये कॉप जो बोलते हैं, वो लोग जो है मीटिंग करके जितने भी लोग थे उनको कॉप बोलते हैं। अब उससे रिलेटेड जो मीटिंग होगी वहां से जो है उनको कॉप 1, कॉप 2, कॉप 3 का दायरा जो है अलग अलग मीटिंग के लिए, अब अलग अलग जो टारगेट के लिए जो मीटिंग बनेगी उनका जो है बनता रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो है यूएनएफसीसी, उसका जो है हेडक्वार्टर कहां पे रखा है इन्होंने? जर्मनी में। और उसका जो टारगेट था, ध्यान से सुनिए, यूएनएफसीसी का जो टारगेट था वो क्या था? अब यहां पे जो है हमको, इससे पहले जो मैंने आपको बताया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह साइन हुआ, तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरो जो HFC वगैरह जो उनको हमने फ्लोरोकार्बन वगैरह को रखा था, जिसमें कि ओजोन को प्रोटेक्ट किया। अब बोले यहाँ पे ओजोन को तो प्रोटेक्ट करना है। जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज वो होती है जिनकी वजह से नेचर एज अ होल, उस नेचर का पूरा जो है क्या कहते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसी गैस जो है वापस जो है सूर्य, सन की जो रेडिएशन है उसको जो जाने से रोक दी है, एब्जॉर्ब कर देती है, और पूरे क्लाइमेट यानी पूरे मदर अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ाती है। तो हमको अब सारी ग्रीन हाउस गैस जितनी भी है उन सबको कवर करना पड़ेगा। अब देखिए पेच यहाँ पे फंसता है। पहले हमने बात की थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, ठीक है ना। पहले हमने ओजोन को बचाने की बात की थी, यानी कि ओजोन गैस के अंदर जो भी ओजोन को जो डिप्लीट कर रहा है, उस जितने केमिकल है उनको हमको रोकने हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, इंडिया जैसी कंट्री है, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है, बड़ी बात है। अब अगला पड़ाव आता है ग्रीन हाउस गैसेस जितनी भी है सबको रोकना है। अब देखिए, ग्रीन हाउस गैस तो CO2 भी है, ग्रीन हाउस गैस तो जो है जिसके अंदर फ्लोरीन है, HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। मैंने आपको बताया था फ्लोरो जो है, फ्लोरो अकेला ओजोन को डिप्लीट नहीं करता, बट फ्लोरोकार्बन जो है वो ग्रीन हाउस गैस भी है। इस प्रकार की जो भी ऐसी गैस अदर देन CO2 या फिर अदर देन ऑक्सीजन जो पृथ्वी का टेम्परेचर, तो उसके अंदर तो बहुत सारी रेंज की गैस आ जाएंगी। तो यहां से क्लैशेज होना शुरू हुए बिटवीन इंडिया और डेवलप कंट्री थी, और उसके बाद और उसके बिटवीन डेवलप और डेवलपिंग कंट्री, ठीक है ना। बोले कि अब तक तो आपने जो है हमको ओजोन से रोका, अब आप हमारा डेवलप भी कर दिया, आप बोले हम आपको दूसरी गैस भी जो है प्रोड्यूस करने से रोक देंगे। बोले ऐसा कैसे चलेगा, ठीक है ना। तो यहां से जो है ग्रीन हाउस गैस जो है उसके बारे में बात आई। बोले अब इसने क्या कहा कि यूएनएफसीसी की बात कही, बोले कि आप जो है अब पूरी ग्रीन हाउस गैस को जो है उनको जो उनका इमिशन जो है उसको रिड्यूस करेंगे। नो लिमिट, नो एनफोर्समेंट, रादर प्रोवाइड फॉर अपडेट, ठीक है ना। तो अब बोले कि इसके लिए क्या क्या करना है, कब करना है, बोले वो थोड़े दिन बाद फिर से जब मीटिंग बनाएंगे उसके अंदर जो है डिसाइड करेंगे। तो आने वाले समय में
जिस तरह से वियना कन्वेंशन हुई उसके बाद जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना था, उसी प्रकार से जो है यूएनएफसीसी की जो पहली जो मीटिंग हुई, अब बोले आने वाला जो प्रोटोकॉल बनेगा, ठीक है ना, तो जापान का जो क्योटो शहर है वहां पे इकट्ठे होंगे, हम प्रोटोकॉल बनाएंगे। तो अब जो क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है ना, उस क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर हम स्पेसिफिकली, पहले जैसे स्पेसिफिकली ओजोन की बात कर रहे थे, यहां पे हम जो है ग्रीन हाउस गैस की बात करेंगे, ठीक है ना। आप जो है ग्रीन हाउस गैस को जो है कैसे उसका एमिशन कम करना, उसकी बात करेंगे। तो पहला ऐसा प्रोटोकॉल जो डेडिकेटेडली ग्रीन हाउस गैस की बात करता है, ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने की बात करता है, वो बोल प्रोटोकॉल बना क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो अब 1992 के अंदर ये सारा खेल बना, हमको साथ साथ में ईयर अगर याद हो जाता है तो अच्छा रहता है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं करता है। अब देखिए उसके अंदर से दूसरी चीज बनी कन्वेंशनल और बायोडायवर्सिटी। उसके अंदर क्या बोला कि 3 मेन इसके गोल रखे कि हमको बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना है, प्लांट एंड एनिमल सब। उसके बाद सस्टेनेबल यूज करना है, ठीक है ना, जितना भी प्लांट हम काट रहे हैं तो फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी मैनेजमेंट करना। सिल्वीकल्चर मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि कैसे उसको फॉरेस्ट को मैनेज करना। पता चला फॉरेस्ट काट दिए बस हो गया, ग्राउंड बना दिए। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, ठीक है ना, हमको जो है उस एरिया के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट मिली है तो वहां पे जो लोकल जो ट्राइब्स रहती है उनके साथ भी उसका बेनिफिट जो है शेयर करना है, ठीक है ना। आप लोगों ने रिसेंट में अगर देखा होगा 2011 की बात है, 2011 की बात है, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है या फिर उत्तराखंड हाईकोर्ट है, उसने जो पतंजलि जो बाबा रामदेव की जो संस्था है उनको बाकायदा बोला था कि आपका जो प्रोडक्ट है उससे जो निकल उस एरिया से जो है वो ट्राइब्स है उसके उनके साथ भी जो है अपना बेनिफिट जो है शेयर करें, क्योंकि जो जड़ी बूटियां आप यूज कर रहे हैं नेचर से, ठीक है ना, तो उसमें उनका भी कुछ हक बनता है, ठीक है ना। तो इस चीज को जो है आप लोग इससे कोरिलेट करने की कोशिश करें। तो फेयर एंड इक्विटेबल, उसके बाद जो उन्होंने क्या कहते हैं फेयर एंड इक्विटेबल जो है, तो इसके लिए उन्होंने जो है आने वाले समय में 1992 के अंदर बात की कि आने वाले समय में हम इसके लिए भी कुछ प्रोटोकॉल बनाएंगे। तो सन 2000 के अंदर जो उन्होंने कार्टाजीना प्रोटोकॉल बनाया और 2010 के अंदर जो है नगोया प्रोटोकॉल बनाया। तो अब क्वेश्चन यही था कि बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड कौन कौन से प्रोटोकॉल है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, नगोया प्रोटोकॉल और कार्टाजीना प्रोटोकॉल, ठीक है ना। कैसे याद रखेंगे, देखिए जीना के अंदर क्या है, जीन है, जीन किससे रिलेटेड है, बायोलॉजी से, ठीक है ना, तो कार्टाजीना, ठीक है ना। अब देखिए कार्टाजीना प्रोटोकॉल, जीन यानी बायोडायवर्सिटी पहला। दूसरा है नागोया प्रोटोकॉल, नागोया के अंदर क्या है, नाग है, ठीक है ना। तो नाग जो होता है, ठीक है ना, तो नाग अपना शेयर लेता है, पास है ना, कि नाग जो है आप देखेंगे तो अगर नाग अगर आपके पास आ गया तो जो चीज बोले मेरी है, ठीक है ना, तो वो भी मुझे भी मिलनी चाहिए। तो इसको ऐसे ट्रिक बना के याद रखेंगे। तो नाग जो है, नाग और काटा, या फिर ऐसे नाग ने काटा, ठीक है, नाग ने किसी को काटा, क्यों, क्योंकि वो बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है वो उसका मिसयूज कर रहा है, ठीक है ना। तो कार्टाजीना और नगोया प्रोटोकॉल ये दोनों जो है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। ये बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कंफ्यूज ना करें। इसलिए कार्टाजीना यानी कि जीन यानी कि बायोडाइवर्सिटी, काटा यानी कि नाग सॉरी, नगोया प्रोटोकॉल और कार्टाजीना प्रोटोकॉल बोथ आर रिलेटेड टू द बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद जो है यूएनसीसीडी, अब ध्यान से सुनिए, ये एकमात्र ऐसी ओनली जो है इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है जो कि डायरेक्टली जो है डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। यहाँ पे यूएनसीसीडी के साथ भी ओनली जुड़ गया है, ठीक है। उसके बाद जो है अब इससे रिलेटेड जो मीटिंग है वो 2019 के अंदर जो है दिल्ली के अंदर जो आयोजित हुई थी, ठीक है ना। तो इसकी जो फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, 1982 में, लेकिन उसकी जो 14 मीटिंग, अब इसके अंदर एक एजेंडा भी घोषित किया गया। अब देखिए ये 20th सेंचुरी है, ठीक है ना, तो आने वाली जो 21st सेंचुरी है उसका एजेंडा भी घोषित किया गया, उसको कि एजेंडा 21 कहते हैं। उसके अंदर जो है ऑल द 3 लेवल, उसने क्या क्या, लोकल, नेशनल और एज अ वर्ल्ड के तीनों लेवल पे जो है उसको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। उसने इस बात को इसमें इंक्लूड किया गया। तो 2021 तक की इसकी टाइम लिमिट थी, लेटर ऑन उसकी जो है रिवाइज करके 2030 जो है वहां पे उसको धकेल दिया उसको, ठीक है। अगर आप इसको सारी कन्वेंशन है ना उसको टाइम के साथ याद रखते हैं तो ज्यादा अच्छे से याद हो जाता है। अब देखिए वही कन्वेंशन 1995 के अंदर, अब देखिए ये है 1992 और ये है 1995, और समझते हैं। इसकी पहली
जो यूएनएफसीसी यहाँ पे बात कर दी कि हमने यूएनएफसीसी कन्वेंशन घोषित करेंगे। अब इससे रिलेटेड जितनी भी मीटिंग बनेगी, ठीक है ना, अब इससे रिलेटेड वहां पे नंबर आ जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सीओपी। तो 1992 के बाद जो है 1995 के अंदर फर्स्ट सीओपी, ठीक है ना, इस यूएनएफसीसी के लिए पहली बार मीटिंग जो है वो जर्मनी के बर्लिन में जो है पहली बार 1995 में बनी थी, उसको बोलते हैं COP1। तो अब लगभग हर 1 साल या 2 साल के अंदर यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इससे रिलेटेड हर 1 या 2 साल में मीटिंग होती है। तो रिसेंट की जो मीटिंग है उसको COP26 की जो बात करें ये हुई थी, ठीक है ना। अब ये कहां पे हुई थी? देखिए करंट अफेयर को ऐसे एश्योर करते हैं, अगर आपने ये बेसिक चीजें वो समझ ली ना तो मुझे बोले कि सर आप करंट अफेयर पढ़ाओ एनवायरमेंट के करंट अफेयर नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, एनवायरमेंट के अंदर जो बेसिक चीजें बता रहा हूँ जिसे आपको समझ में आए और आपको याद हो जाए। अब 2000 जो है 1995 के अंदर COP1 हुई थी और 26 जो है वो 2021 के अंदर हुई थी। अब यहाँ पे कहां पे हुई थी? एक तो जगह का नाम आपको बताना चाहिए। वहां पे जाके मोदी जी ने एक पंचामृत का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है ना। उस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या उन्होंने इंक्लूड किया था ये आपको पता होना चाहिए, और उस मीटिंग के अंदर क्या क्या बातें कही थी। बस 2-4 बातें बड़ी बड़ी कही थी जो कि ग्राउंड पे उनका वास्तविकता से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें कही थी, वो 2-4 बातें आप देख लेना तो आपको याद हो जाएगा। अब आपको जो है मुझे आप बच्चे जो बोले कि सर एनवायरमेंट के करंट अफेयर पढ़ाओ, तो हो गए करंट अफेयर, ठीक है। तो अब जो है ये COP26 की जो मीटिंग जो हुई थी ये कहां पे हुई, उसके अंदर क्या बातें की गई, ये थोड़ा आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब जो है इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ग्रीन हाउस गैस जो है उसका एमिशन रोकना है। उसको रोकने के लिए हम आने वाले समय में, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो वियना कन्वेंशन, जो वियना के कन्वेंशन में साइन में बोले कि आप ओजोन को रोकना है, डिप्लीट करना है, तो उसी प्रकार से ग्रीन हाउस गैस का जो रिडक्शन करना है उसके लिए जो मीटिंग बनी सबसे पहले जापान के क्योटो में बनी थी, ठीक है ना। तो अब ये यूएनएफसीसी के क्योटो, अब ये क्या था, वर्ल्ड्स की ओनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी टू रिड्यूस ग्रीन हाउस एमिशन, ठीक है ना। तो ग्रीन हाउस को एमिशन का जो है कम करने के लिए सबसे पहली मीटिंग जो है 1997 में हुई, ठीक है ना। अब इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी, ध्यान से सुनिए, ये COP COD वगैरह क्या होता है मैं आपको आज पूरे दिमाग में बिठा दूंगा, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा बेसिक जो मेरे साथ कोऑपरेट करना ये है, जो मैं आपको बोल रहा हूं बस आप उसको रिलेट करते थोड़ा गूगल में सर्च कर लीजिएगा, एग्जाम में उसके बाहर नहीं पूछेंगे, आपको इतनी गारंटी में दे सकता हूं, और वो कंफ्यूजिंग भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए 1997 के अंदर जो जापान के क्योटो के अंदर जो है उन्होंने बोला कि अब हमको ग्रीन हाउस गैस को जो रिड्यूस करना है, उसके 2 फेज उन्होंने निर्धारित किए, ठीक है ना। पहला फेज जो है वो हम शुरू करेंगे, देखिए 1997 से बात कर रहे हैं, 1997 में मीटिंग बोले हम 2008 से इसकी शुरुआत करेंगे। तो फर्स्ट फेज के अंदर 2008 से लेकर 2012 तक जितनी भी ग्रीन हाउस गैस है उसको कम करेंगे। सेकेंड जो फेज है वो 2012 से लेकर 2020 तक चलेगा। अब 2022 चल रहे हैं, तो इसका मतलब सीधी सी बात है ये लोग जो है ना टाइम के बड़े पक्के होते हैं, भले काम अच्छे से करें ना करें। तो उन लोगों ने क्या बोला कि 2012 से लेकर 2020 तक जो सेकंड फेज में जो चलेगा क्योटो प्रोटोकॉल का जो है वो, तो 2020 के बाद क्या होगा, ठीक है। आपको मैं एक मजाकिया स्टाइल में समझा रहा हूं कि 2020 के लिए क्या होगा। तो 2020 के लिए काम करेंगे हम जो है 1997 में ये डिसाइड करते हैं कि 2020 के बाद क्या करना है, इसके लिए हम 2015 में इकट्ठे होंगे, ठीक है ना। 2020 में क्या करना है, 2020 के बाद जो है वो हम जो है यहाँ पे 2015 में इकट्ठे होंगे। तो यहाँ 2015 में जो है जब इकट्ठे होंगे वो हम लोग पेरिस में इकट्ठे होंगे, ठीक है ना। स्टोरी के माध्यम से लिंक करके आप लोगों को इसको समझिए कि 2000 जो है 15 के बाद 2020 के बाद क्या करना है, इसके लिए जो हम 2015 में इकट्ठे होंगे, बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, और 2020 के बाद जो है 2021 से लेकर आगे क्या करना है, कैसे ग्रीन हाउस गैस को कम करना है उसके बारे में यहाँ पे आगे सोचेंगे, ठीक है ना। तो 2015 के अंदर जो है ये लोग जो है फिर से पेरिस में इकट्ठे होते हैं। तो आपको याद कीजिए 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी, और 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी, तो उसके बाद जो मोदी जी जो पेरिस गए थे तो जो है एनवायरनमेंट का जो है बहुत ही ज्यादा उसके बाद चर्चा में एनवायरनमेंट अब आ गया, ठीक है ना। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की एक विशेषता है, अवेयरनेस फैलाने का उनका जो उनकी स्टाइल है वो बहुत ही गजब है, ठीक है ना।
तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए हमको। तो एनवायरनमेंट के अंदर जो अवेयरनेस फैलाने का, उनको कैंपेन चलाने का उनका जो तरीका है वो वाकई में सराहनीय काबिल है। देखिए, अदर देन सब्जेक्ट में आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मुझे एक बहुत ही अच्छा कोट या फिर कहते हैं बहुत ही मोटिवेटिंग कोट लगता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात कही कि सिंपलिसिटी इज द बेस्ट सोफिस्टिकेशन। आप सिंपल जितना चीजों को कर पाएंगे, अपने आसपास की चीजों को जितना उसको जोड़ पाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं कि 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी और 2015 के अंदर जो पेरिस में गए थे, तो आपको ये एक चीज और ये पता चल गई कि 2015 के अंदर पेरिस क्लाइमेट मीटिंग साइन हुई थी। अब 2015 के अंदर क्या हुआ वो बात की बात है, पर लेकिन हमको जो लिंक करके चीजों को, अखबार की जो डेली की न्यूज है उनको वो लिंक करना जब आ जाता है ना, तो चीजें जो रटनी नहीं पड़ती वो याद हो जाती हैं, ठीक है, एकदम दिमाग में जहन कर जाती है। तो अब देखिए कि इससे रिलेटेड 2020 तक हमारी जो है यहां तक आके आके हमारा जो है पूरा माजरा खत्म हो जाएगा। अब जो होगा वो देखा जाएगा, अब क्या करना अब हमको पता नहीं है, ठीक है ना। तो ये देखिए, इन लोगों के वास्तव में कुछ करने की अगर नियत है ना, तो यहाँ पे दिखती है टाइमिंग से, ठीक है ना, इनकी टाइमिंग से दिखती है। तो ये लोग जो इंडिया को बताते हैं कि आप लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो ये वो, तो एक्चुअली कहते हैं ना कि इन लोगों को हमसे सीखना चाहिए कि हाउ मच वी आर कमिटेड, ठीक है ना, भारत कितना कमिटेड है एनवायरनमेंट के प्रति, ठीक है ना, वो हमारी एक्शन से दिखता है, ठीक है ना। हम लोग जो है इतना प्रयास करते हैं और एक जो है पूरा एक गांव को जो है मोढेरा पूरे गांव को जो है हम जो है सोलर एनर्जी पे जो है वो डिपेंडेंट कर देते हैं। तो ये हमारी जो है पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो भारत के लिए अगर हम बात करें कि हम सिर्फ बातें नहीं करते, वी आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ द एक्शन, ठीक है ना। तो ये लोग जो है, इन लोगों की जो नीयत है वो इस टाइम फ्रेम से दिखती है और हमारी जो नीयत है हमारी एक्शन से दिखती है, ठीक है। अब देखिए 1998 उसके अंदर जो कन्वेंशन साइन हुई उसको बोलते हैं रोटरडम कन्वेंशन, ठीक है। रोटरडम एक जगह है, वो कहाँ पे है थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, ज्योग्राफी के अंदर थोड़ा पता भी चल जाएगा कौन सा देश है, ठीक है। टू कंट्रोल द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ सर्टेन हैजार्डस केमिकल, मैंने वहां पे बताया था हैजार्डस वेस्ट, ठीक है ना। हैजार्डस वेस्ट जो है वो किससे रिलेटेड था, ठीक है ना। तो अब हैजार्डस वेस्ट की बात ना करके यहाँ पे जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन से बात है, अब यहाँ पे जो है हैजार्डस केमिकल की बात करते हैं और क्रिएट प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट। ध्यान से सुनिए कि जिस देश के अंदर हम एक हैजार्डस केमिकल जो है डंप करने वाले हैं, पहले उस देश से परमिशन लेंगे, उस देश को अवेयर करेंगे, उस देश को जो है बताएंगे कि हम जो है ये चीज आप क्या डंप करने वाले हैं, तो उसके परमिशन लेनी जो है यहाँ पे जरूरी होगी, ठीक है ना। पहले तो रेडियो एक्टिव जो प्रोडक्ट जो है वो भी फेंक देते थे, परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आपने देखा कि जैसे टाइम बीत रहा है तो उसके अंदर एक चीज ये अच्छी हो रही है कि जो देश पहले सो कॉल्ड गरीब गिने जाते थे, जो देश सो कॉल्ड कमजोर गिने जाते थे, अब उनकी भी जो है आवाज को सुना जाना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। अब है 2000, सन 2000 के अंदर क्या होता है, कार्टाजीना जीन को याद रखेंगे। और मैंने आपको बताया था कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी, उससे रिलेटेड दो चीजें सामने आएगी हमारे पास सन 2000 में और सन 2010 के अंदर, ठीक है ना। अब देखिए जीन जो है आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप देखे होंगे, जीएम क्रॉप, एसोसिएट करके देख लीजिए, याद रह जाएगा उस वर्ड को, है ना। अगर आप तोड़ना सीखोगे ना तो दिमाग का बैठ जाएगा। इतना डिटेल में तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट तो भी मैं आपको बता रहा हूं कि कार्टाजीना प्रोटोकॉल, जीन या मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, यानी कि जीन यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उसका एक देश से दूसरे देश में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसके बारे में सबको अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये क्या बोलता है, फॉर सेफ हैंडलिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या इसको हम जिविंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है एक देश से दूसरे देश में जब जा रहा है तो उसको जो है प्रॉपरली जो है एक उसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए और साथ ही साथ एक एडवांस इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट भी होना चाहिए, ठीक है ना। हम आपके देश में क्या भेज रहे हैं उसका पहले एग्रीमेंट साइन होगा, उसके साथ साथ जो है एक बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस भी बनेगा कि उस देश के अंदर जो है हम आपका क्लियरिंग हाउस बनाएंगे, वो उसको क्लियर करेगा पूरा, उसका लैब टेस्टिंग होगी और देखेगा उस देश के अनुकूल जो है जो जीएमओ बनी है वो उस देश के अनुकूल है या नहीं, उसकी टेस्टिंग भी होगी, ठीक है। अगला प्रोटोकॉल है नागोया प्रोटोकॉल, और नागोया प्रोटोकॉल क्या बात करता है, नाग आया,
ठीक है ना। नाग जो है आके ही जो आपको डरा के आपका शेयर उसने ले लिया, यानी कि नागोया इक्वलिटी, इक्वल बेनिफिट शेयरिंग की बात करता है कि नेचर से जो कुछ आपने लिया है, बायोडाइवर्सिटी की बात करता है, तो नेचर से जो कुछ आपने लिया है उसका इक्वल शेयरिंग होना चाहिए। आप भी फायदा उठाओ, हमको भी फायदा मिले, ठीक है ना, और एक संधारणीय विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। अब देखिए 2001 के अंदर, अब देखिए मैं आपको करंट अफेयर अलग से क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं और क्यों उससे लिंक कर पा रहा हूं, क्योंकि आप लोग को देखोगे, आप लोग क्या करोगे कि मैगजीन के अंदर जो है करंट अफेयर पढ़ लिए, उसका अगर बेसिक पता नहीं हो तो बार बार कंफ्यूज करेगा, ठीक है ना। अब आपको ये लेक्चर देखने के बाद जो भी आप लोग करंट अफेयर पढ़ लिए हो, ठीक है, उसको बस उसको थोड़ा सा एक बार देख लेना, दिमाग में बैठ जाएगा और लिंक करोगे तो भूल नहीं पाओगे। 2001 की बात करते हैं। 2001 के अंदर जो है जो कुछ घटनाएं घटी हैं पास्ट में, ठीक है ना, जो कुछ घटनाएं जो है कृत्य किए गए इनके द्वारा, अब उसी को लिंक करना है आपको। अब देखिए 2001 के अंदर जो है उन्होंने एक बात की कि कन्वेंशन साइन की, जो पीओपीज होते हैं ना, अपने घर के अंदर लगी हो वो पीओपी नहीं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ठीक है ना, परसिस्टेंट यानी कि जो इस वातावरण के अंदर परसिस्टेंट रहते हैं, डिग्रेड होते नहीं है, तो ऐसे पॉल्यूटेंट जो है उनका एक जगह से दूसरी जगह पर जो जाना है या फिर स्प्रेड ना हो, उनको रोकने के लिए एक जो कन्वेंशन बनी उसको स्टॉकहोम कन्वेंशन भी कहते हैं। ध्यान से सुनिए, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है ना, तो बार बार एक जगह वो कंफ्यूज ना करें। तो पीओपी जो है ये ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट दैट आर रेजिस्ट टू एनवायरमेंटल चेंज, ठीक है ना, और एनवायरमेंट डिग्रेड नहीं होते, तो उनको रोकने के लिए कन्वेंशन बनी, ठीक है ना। तो इसको स्टॉकहोम कन्वेंशन है। अब डायरेक्टली पूछेगा कि स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो आपका आंसर है पीओपी। इससे ज्यादा कुछ, इससे ज्यादा जो है कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। चलिए अब 1992 हो गया, अब फिर उसके 10 साल बाद फिर से अर्थ समिट आ गया, ठीक है ना। तो अब उसको 1992 + 10 एक नया नाम ले आया, आविष्कार कर दिया, रियो + 10, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा, इतने मिलके इन लोगों ने काम किया, जोहान्सबर्ग जो साउथ अफ्रीका के अंदर इकट्ठे हुए थे और बहुत अच्छा काम किया, एक नया नाम ले आए, ठीक है ना। क्या नाम लिए इस बार जो हमने बड़ा काम किया है, रियो + 10 इसका नाम दे दिया, ठीक है। इतना बड़ा जो इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इससे बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है नेचर का कम हो गया, ठीक है ना। उसके अगले 10 साल बाद फिर से इकट्ठे हुए, उसके बाद यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल्सो, अब रियो +22 उसका 20 नाम दिया, ठीक है ना। तो ये सब क्या दिखा रहा है, ये सब इनकी नियत दिखा रहा है, ठीक है ना, ये कितने अवेयर है, ठीक है ना, बोले कितने लोग जो है एक्शन करना चाहते हैं, ये दिखा रहे हैं। नाम बदल रहे हैं, ठीक है ना, नाम के अंदर प्लस ऐड कर रहे हैं, +10 ऐड कर रहे हैं, +20 ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, ये इनकी नियत दिखा रही है, ठीक है ना। उसके बाद जो है अब 2013 के अंदर घटना घटी, मिनीमाटा कन्वेंशन। देखिए जापान का जो मिनीमाटा शहर है, ठीक है ना, उसके अंदर मरकरी का जो पॉइजन फैल गया था, ठीक है ना, मरकरी एक नदी के अंदर आ गई थी, ठीक है, बहुत सारी मछलियों ने मरकरी को ले लिया, तो अल्टीमेटली जो है वहाँ के लोगों ने जब फिश को जो वो लोग जो खाते हैं, तो अल्टीमेटली जो है मिनीमाटा डिजीज जो है वो शुरू हो गई थी, ठीक है ना। तो अब देखिए मिनीमाटा कन्वेंशन जो है वो जापान के अंदर जो है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एनवायरमेंट अगेंस्ट द मर्करी एमिशन, ठीक है ना, जापान की सिटी मिनीमाटा के अंदर 2013 के अंदर साइन हुई। दूसरी घटना एक और घटी थी, क्या थी कि अब देखिए COP19, ठीक है ना। अब COP1 कब हुई थी, उस COP19 जो है पोलैंड के अंदर जो है, अब ये क्या कहता है, वॉर्सो याद रखा। देखिए और भी तरीके हैं 2019 की अगर बात करें, अब क्या है कि पूछ लिया एग्जाम में तो कैसे उसको याद रखे। 2019 की बात करें कि इंडिया और पाकिस्तान का छोटा सा वॉर हुआ था, ठीक है ना, थोड़ी हरकतें की तो हम लोग जो उनके घर में घुस गए, ठीक है ना। तो 2000 तो COP19 जो है पोलैंड में हुआ था, ठीक है ना। तो वॉर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म, ध्यान से सुनिए, बस पूछा वही था कि वॉर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म कौन सी कॉप से रिलेटेड है, तो आंसर ये था COP19, ठीक है ना। बहुत सिंपल चीज थी, कंफ्यूज ना करें, इसलिए मैंने वो ट्रिक बनाई। 2019 में जो युद्ध हुआ, थोड़ा वॉर हुआ था, वॉर्सो कहाँ पे, पोलैंड है। रिच कंट्री, देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पे भी की, इन्होंने एक बोली कि रिच कंट्री लायबल फॉर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट बीइंग फेस्ड बाय पुअर कंट्रीज। ये इन्होंने बात बोली कि हमने जो जितनी भी गरीब कंट्री है ना, वो लायबल है अमीर कंट्रियों के विकास की वजह से, उनके जो डैमेज हो रहा है उसके लिए लायबल है। काम कर रहे हैं हम, जो प्लेज ले रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात समझ रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट कब होगी वो
भगवान जाने। अब मैंने आपको बताया था ना कि 2015 2014 में मोदी जी पहली बार आए थे। अब 2014 में मोदी जी पहली बार आए थे तो जो पेरिस में गए थे तो यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो पहली मीटिंग जो हुई थी, ऐसे करते करते जो 21वीं मीटिंग है वो कहां पे हुई थी? फ्रांस के अंदर हुई थी। और फ्रांस के अंदर जो मीटिंग हुई थी उन्होंने क्या बात बोली कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो 2020 के अंदर उसकी सांसें खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। अब 2020 के अंदर जब सांसें खत्म हो जाएगी तो 2020 के बाद 2021 से लेके आने वाला समय उसके अंदर ग्रीन हाउस गैस हम लोग कैसे कम करेंगे, तो यहाँ पे आके हम बात करेंगे। तो COP21 की जो मीटिंग है उन्होंने उसमें पेरिस एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ और यहाँ पे एक नया टर्म सामने आया, ठीक है ना, जिसको कि 2016 की यूपीएससी प्रीलिम में पूछा भी गया था कि INDC क्या है। इतना ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना, ऐसा पूछते भी हैं। तो कंट्रीज ने ठीक है ना, तो अपने लेवल पे डिटरमाइन जो है गोल रख दिए कि हम अपने लेवल पे जो है इतने इतने प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो अपने लेवल पे जो है अपने गोल रख दिए कि हम ये प्रयास करेंगे और इतनी CO2 को जो कम करेंगे। तो ये COP21 के अंदर हुआ, ठीक है ना। लॉस एंड डैमेज इंक्लूडेड बट डाइल्यूटेड, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ ये मीटिंगें हो रही हैं, ये लोग जो AC में बैठ के उल्टा जो क्या कहते हैं टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब क्या कहते हैं बट डाइल्यूटेड, जितना भी इससे पहले हुआ था उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की। तो पहले तो समझा था, उसके बाद जो है 2016 की बात करें। अब देखिए 2016 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको बताया कि वियना कन्वेंशन जो है, वियना कन्वेंशन के बाद जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर उन्होंने बात कही कि हमको जो है ओजोन को डिप्लीट करने वाले जितने हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC जो है उनको खत्म करना, ठीक है ना, उनको खत्म करना। उसके अंदर उन्होंने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात नहीं की थी। अब ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है ये ग्रीन हाउस गैस है, ध्यान से सुनिए, ये GHG है, ठीक है ना। इस एक ही लेक्चर के अंदर आपके जितने भी कन्वेंशन से रिलेटेड डाउट है ना वो क्लियर करने की मैंने कोशिश की है, हो भी जाएंगे। अब ग्रीन हाउस गैस जो है उनको खत्म करना है हमको। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है जो 1980 जो साइन हुआ था वो बाइंडिंग था, ध्यान से सुनिए, यानी कि अगर एक बार आपने उसको साइन कर लिया तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब बाइंडिंग था तो अब अमेरिका ने क्या कहा कि इंडिया जो है, ध्यान से सुनिए, या फिर जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है वो अब इस क्योटो प्रोटोकॉल के किगाली एग्रीमेंट के अंदर जो है HFC को भी ले आए। ये किगाली एग्रीमेंट जो है, किगाली की जो जगह है वहां पे इन्होंने बात तो शुरुआत की थी ओजोन से कि हमको ओजोन डिप्लीटिंग जितने भी सब्सटेंट है वो कम करने हैं। अब जब इससे बात होती गई तो उन्होंने बोला कि आप अब HFC को भी जो है कम करोगे। अब इंडिया ने कहा कि भाई HFC तो जो ग्रीन हाउस गैस है और एकदम से HFC पे जो है लिमिट लगाना हमारे डेवलपमेंट की प्रोसेस को जो है रोकेगा, क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी गैसेस जो हम रिलीज करते हैं, ठीक है ना, जो जिसमें कि ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। अब उन्होंने बोला कि नहीं आप HFC भी कम करके, तो अमेरिका ने जो है इंडिया को कन्विंस करने की कोशिश की। और इंडिया, देखिए मैंने आपको बताया ना, इंडिया जो एक्शन की बात करता है कि भले ही हम जो है थोड़ा दुख दर्द सहन कर लेंगे लेकिन किसी भी प्रकार से एनवायरमेंट को ज्यादा डैमेज नहीं करेंगे, तो इंडिया एग्री भी हो गया। तो अब ये जो किगाली एग्रीमेंट है इसके अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन को डिक्रीजिंग करने की, डिप्लीट कर जितनी भी गैस उनको रोक रहा था, ठीक है ना, उसके अंदर HFC को भी इंक्लूड कर दिया। और HFC को इंक्लूड कर दिया तो समस्या क्या हो रही थी, फ्लोरीन जो है मैंने आपको बताया था ये ओजोन को डिप्लीट नहीं करता है, बट HFC जो है ग्रीन हाउस गैस है। HFC का आना यानी कि जितने भी विकसित देश है, विकासशील देश है, उनको अपनी जो है विकास की जो प्रोग्रेस का जो पाथ है उसके कुछ धक्का लगता, ठीक है ना। बहुत सारी गैस हम रिलीज करते हैं ऐसी, तो जितनी इंडस्ट्री से बहुत सारी, तो आफ्टर 90 years HFC रिप्लेस CFC, बट HFCs आर पावरफुल ग्रीन हाउस गैस, ठीक है ना। इंडिया हैज टू फेज आउट HFC बाय 85% बाय 2024, ठीक है ना। तो भी इंडिया मान गया और हम लोग बोले कि 2047 तक जो है हम अपनी HFC उसको भी जो 85% रिड्यूस कर देंगे। तुम भी क्या देखते हो, ठीक है ना, ये है कमिटमेंट, ठीक है ना। अब ये जो मीटिंग हुई 2016 में, तो 2015 के अंदर COP21 थी, तो 2016 के अंदर जो है, ध्यान से सुनिए, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, 2016 के अंदर ही हो जाएगी COP22। अब
2016 के अंदर उसी मीटिंग के अंदर अब मिले हैं तो दूसरी, तो पेरिस में जो मिले थे, ठीक है ना, पेरिस एग्रीमेंट में, तो अब यहां पे जो मिले थे तो इस बात की शुरुआत करते हैं। अब जो है अलग अलग मीटिंग चलेगी इसकी, तो जो एग्रीमेंट है अब उसके रिलेटेड भी अगली मीटिंग जो है CMA-1, ठीक है ना, तो CMA-1, अब कॉप नहीं, CMA-1 जो है यहाँ पे हम लोग मोरक्को के अंदर जो है 2022 सॉरी COP22 की जो मीटिंग है उसके साथ जो है CMA-1 भी इन्होंने निर्धारित कर दी, ठीक है ना। तो अब इसकी मीटिंग के साथ उसकी मीटिंग, जैसे कि अक्सर आप लोगों को देखा होगा कि ब्रिक्स की जो कंट्री मिलती है, ठीक है ना, तो टर्की भी आ जाता है, अलग अलग देश भी मिलते हैं, तो सब लोग मिलने का एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, ठीक है ना। तो कॉप की जो मीटिंग हो रही है उसके साथ साथ पेरिस एग्रीमेंट में जो बातें हुई थी उन बातों को इंप्लीमेंट करने के लिए भी अब मीटिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। मीटिंग करो। अब देखते हैं 2017 के अंदर COP23, ठीक है, जर्मनी। अब जर्मनी के अंदर होनी थी लेकिन जर्मनी ने उसको जो हेड करने से मना बोल दिया, तो फिजी एक कंट्री है उसने उसको हेड किया, ठीक है ना। तो अब देखिए ज्यादा कुछ साइन तो नहीं हुआ लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनाने के लिए उन लोगों ने अच्छा प्रोटोकॉल तैयार कर लिया, ठीक है ना। तो 2017 के अंदर जो है, आप लोग हैरान होंगे, 2017 के अंदर जितने भी यूपीएससी और जीपीएससी के जितने भी मेंस थे उसके अंदर एक कॉमन क्वेश्चन बहुत घूम रहा था, इवन टेस्ट सीरीज जितनी भी कोचिंग थी उसके अंदर घूम रहा था कि एनवायरनमेंट का जो डिजास्टर है या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर होने वाले जितने भी डिजास्टर है उससे वुमन पे जो है ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो कैसे उसका जो बेस बना, इन्होंने के अंदर COP23 की जो मीटिंग हुई थी 2017 के अंदर, उन्होंने एक जेंडर एक्शन प्लान रिलीज किया था। उस जेंडर एक्शन प्लान जो रिलीज किया उसमें एक आइडिया बताया, फिर एक बात बताई कि जो डिजास्टर है उसका नेगेटिव इंपैक्ट वुमन पे ज्यादा पड़ता है। जैसे कि अगर फ्लड आ जाए तो हमारी भारतीय प्रवृत्ति पैट्रियार्कल सोसाइटी है, या फिर वर्ल्ड की भी बात करें तो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो अक्सर हम जो है तैरने को ज्यादा हम सोचते हैं कि तैरना है तो आदमी को सीखना चाहिए, पेड़ पे चढ़ना आदमियों को आना चाहिए, प्रोटेक्टिव जो है इंसान होते हैं, आदमी होते हैं, ठीक है ना। वुमन का काम जो है वो फैमिली को क्या कहते हैं ब्रीड करना है। तो इस प्रकार से जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसी की बेस पे जैसे जैसे फ्लड आ गया कहीं पे तो अक्सर आदमी तो है पेड़ पे चढ़ जाएगा, वुमन क्या करेगी, ठीक है ना। या फिर ऐसी कंडीशन हो गई कि वो जो बचाने वाला जो सो कॉल्ड मैन है वही मर गया, तो वो वुमन जो है क्या करेगी उसके बाद में आफ्टर डिजास्टर। तो इस प्रकार से जो जेंडर का जो है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और डिजास्टर जो है उसको लिंक करने की कोशिश की गई, और उन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया कि जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो साथ ही साथ जो है ये डायरेक्टली एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से भी रिलेटेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो डायलॉग, एक तो तलनवा डायलॉग जो है वो सामने आया, उसके अंदर बोले कि जितने भी एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी हम बातें करेंगे वो आपसी सहमति से होनी चाहिए, एक दूसरे के जो है सहमति से बात करेंगे। और दूसरा जेंडर एक्शन प्लान यहाँ पे रिलीज हुआ। बस ये दोनों अच्छी अच्छी बातें सुनने में थी हमारे एग्जाम का सिलेबस बढ़ाने में, ठीक है ना। तो ये लोग जब भी ये लोग मिलते हैं तो हमारे एग्जाम का जो है एक क्वेश्चन जरूर खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। और समस्या ये होती है कि ये लोग जो बात बोलते हैं हमको वो पढ़नी पड़ती है और रटनी पड़ती है, कई बार तो है वर्ड बाय वर्ड ये याद करनी पड़ती है, ठीक है ना। क्योंकि ये लोग कुछ करेंगे नहीं बट हमको जो है लोड बहुत बढ़ा देंगे हमारा, ठीक है ना। अब बात करते हैं 2018 की बात करते हैं। COP28 यहाँ पे जो COP24 कटाविस जो पोलैंड के अंदर इकट्ठे हुए। अब पेरिस एग्रीमेंट जो है 2015 के अंदर यहाँ पे हम लोग उसकी शुरुआत की थी, तो 2015 के अंदर जो बात शुरू हुई उसका फाइनल प्रोग्राम यहाँ पे फाइनलाइज हुआ कि अब हम ये करेंगे, ठीक है ना। 2015 में जो मिले थे तो 2018 में आके उन्होंने सोचा कि अब हम ये करेंगे, अब शुरुआत करेंगे। तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइन जो है टू ट्रैक प्रोग्रेस, ठीक है ना। अब प्रैक्टिकल तरीके से उसको इंप्लीमेंट करेंगे, उसकी ट्रैक प्रोग्रेस से उसको ट्रैक करेंगे। तो ये सब उन्होंने यहाँ पे बात कही। अब COP25 फिर से मिला और 2026 जो है COP मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो आपका होमवर्क इतना ही है कि COP26 जो है ना उसके अंदर वो कहां पे थी और कहां पे, तो COP21 तो मैं ले आया, ठीक है ना। अब COP21 की जब मीटिंग हुई तो साथ साथ में उसका पेरिस एग्रीमेंट की जो दूसरी मीटिंग है मैड्रिड स्पेन में वो भी हो गई, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसका जो है चिली ने इसका हेड किया, एडॉप्टेड दी चिली मैड्रिड टाइम एक्शन प्लान, इतना ही किया था, ठीक है ना। और ये जितने भी डिड नॉट फाइनलाइज, अब देखिए बहुत विचित्र प्रकार के ये लोग हैं। हमेशा जब क्योटो प्रोटोकॉल की जब बात करते हैं, ठीक है ना, तो क्योटो प्रोटोकॉल जब साइन हुआ ना तो उन लोगों ने बोला कि हम जितना भी कार्बन
कार्बन जो है एमिशन को रोकेंगे, ठीक है ना, तो जितना भी कार्बन हम बचाएंगे उस बचे हुए कार्बन को एक करेंसी के रूप में यूज बोलेंगे और एक मार्केट बनाएंगे, कार्बन मार्केट, ठीक है ना। उस कार्बन मार्केट के थ्रू आप जो भी कंट्री जो है जितना कार्बन एमिशन रोकेगी वो उस बेसिस पे उसको जो है एक पर्टिकुलर मॉनेटरी इंसेंटिव दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, ठीक है ना। उस समय बात की थी, लेकिन 2019 तक आते आते यहां पे भी जो है कार्बन मार्केट जो है अब तक फाइनलाइज इनका नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये इनकी सीरियसनेस दिखाती है, ठीक है ना। अब देखिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन था अगर आप इसको COP21 COP23 ऐसे याद रखें तो कंफ्यूज होंगे। मिक्स एंड मैच पूछा कि वॉर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म, मैंने आपको बताया वॉर्सो वॉर मैंने क्या बताई थी, किससे बताई थी, जो वॉर मैंने आपको बताया था कि 2019 में, ठीक है। तलोनुआ डायलॉग, क्योटो प्रोटोकॉल किससे, पेरिस एग्रीमेंट किससे साइन है, तो ये सब मिक्स एंड मैच एक बार ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा, थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ता है ना। अब देखिए जो दिमाग में जो कंफ्यूजन बैठा होता है ना उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, 1992 की बात करते हैं। ये जब कन्वेंशन साइन हुआ तो विश्व के जितने भी देश इसमें बैठे थे, ऐसा सुनिए, जितने भी देश इसमें बैठे थे, ठीक है ना, उनकी जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग जो बॉडी बनी उनको कॉप बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज ना रखें, COP, ठीक है। अब ईयर कौन सा है, 1992, कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं, बस इसको ध्यान सुनिए। 1992 के अंदर जो मिले और जो COP, अब देखिए आने वाले समय के अंदर क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया था कि COP जो 1992 के बाद हम लोग मिले थे 1995 में, तो 1995 के अंदर क्या हुआ, हम लोगों ने क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया था, ठीक है ना। अब बहुत से देश उसमें भी ऐसे थे जो उस क्योटो प्रोटोकॉल के पार्ट नहीं थे, ठीक है ना। अब जो बहुत से देश के क्योटो प्रोटोकॉल के पार्ट नहीं थे, तो जो देश पार्ट थे उसके लिए एक नया वर्ड सामने आया, ठीक है ना, CMP। और देखिए तो जो देश क्योटो प्रोटोकॉल में पार्ट नहीं थे उनका नाम रखा गया ऑब्जर्वर स्टेट, बाकी के जितने भी जो क्या कहते हैं COP माइनस ऑब्जर्वर इज इक्वल टू CMP, ठीक है ना, गणित के रूप में समझते हैं इसको। तो जो देश क्योटो प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं थे उनको जो है CMP नाम रखा गया, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है ना। तो पार्टीज होते क्योटो प्रोटोकॉल, ये उसका फुल फॉर्म है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब और आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोगों ने बात की कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्योटो प्रोटोकॉल के बाद पेरिस एग्रीमेंट आएगा, ठीक है ना। तो पेरिस एग्रीमेंट आया 2015 के अंदर। अब 2015 के अंदर जो पेरिस एग्रीमेंट आया, उस पेरिस एग्रीमेंट के बाद जितनी भी कंट्रीज उसके अंदर इन्वॉल्व हुई है वो कंट्री को छोड़ के दूसरे पार्ट जो भी ले रहे हैं उसके लिए भी एक नया वर्ड बना दिया, वर्ड बना रहे हैं लोग, बहुत बढ़िया बढ़िया, ठीक है, सिलेबस बढ़ा रहे हैं। तो जितनी भी कंट्रीज जो है वो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर नहीं इन्वॉल्व थी उनको बोला गया CMA, और बाकी की जितनी भी कंट्रीज थी उनको बोला गया ऑब्जर्वर, ठीक है ना। तो कॉप वगैरह उसके लिए कंफ्यूज नहीं करना है, तो ठीक है ना। अगर ये कंफ्यूजन आपके दिमाग से निकल गया तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग से आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन भी ऐसा ही था, मैच द फॉलोइंग, कॉप जो है वो किससे रिलेटेड है, पार्टी फॉर द क्योटो प्रोटोकॉल, P से याद रखना, CMP, ठीक है ना। उसके बाद मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी जो होती है CMA, A मतलब पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो ये सारा जो है PPT जो है आप लोगों को मिल जाएंगी। विश यू ऑल दी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मैंने आप लोगों को जो ट्रिक बताई थी वो आप फॉलो कीजिएगा। इंडिया के जो लीगल एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, और जितने भी लीगल एक्ट मुझे जो लगेंगे अच्छे अच्छे, ठीक है ना। हेलो, तो इंडिया के जितने भी लीगल एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है ना, और उससे भी रिलेटेड जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे उसको मैंने क्या किया है, मैंने क्वेश्चन बना दिए ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से वो समझ में आ गए। अगर आप लोगों ने ये लेक्चर स्टार्ट से देख लिया तो ये जो है ना, ये सब चीजें वो कंफ्यूज नहीं करेगी। और इसके अंदर जो है कुछ माइन्यूट डिटेल्स भी हैं, वो मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आप लोग उसको ध्यान में रख के एक बार कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक का जो हमारा सफर रहा काफी आप लोगों के लिए इल्यूमिनेटिंग रहा होगा, ठीक है ना। बहुत कुछ मैंने कवर करने की कोशिश की और बहुत कुछ जो है मैं भी सीखा आप लोगों से। तो बहुत से लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं मेरे से, तो मुझे जो है बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो हमारे जो प्लेटफॉर्म है उस पर आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को कांटेक्ट नंबर भी यहाँ प्रोवाइड किया गया है, और कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से PPTs जो है अपलोड करने में थोड़ा समय लग गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।
और विश यू ऑल दी बेस्ट। आप लोगों को स्टार्ट में जो मैंने तरीका बताया था एग्जाम को अटेम्प्ट करने का, आप लोगों को अगर सही लगे तो उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। और एग्जाम हॉल के अंदर एक बात ध्यान रखिएगा, आपका जो पेशेंस है और आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, आपकी जो हड़बड़ाहट है, इन सब को जो अगर आप लोग थोड़ा सुबह जो है आप लोग उठें, थोड़ा मेडिटेट कीजिएगा और थोड़ा सा जो है आप पेशेंस कीजिए, लिखिएगा उस एग्जाम को, आप लोगों का प्रीलिम डेफिनेटली निकल जाएगा। ठीक है ना। प्रीलिम एक स्टेज है, अगला स्टेज मेंस है, वहां पे जो है आप लोगों को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस स्टेज में आपका अब तक हार्डवर्क हो चुका है, अब आपका स्मार्ट वर्क, आपका पेशेंस और आपकी जो सोचने की क्षमता और साथ ही साथ जो है आपका कंसंट्रेशन ज्यादा महत्व करेगा। मैं उम्मीद करूंगा जो भी लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं आप सब लोग का प्रीलिम हो जाए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। अगर मुझसे कुछ पढ़ाने के दौरान कुछ जो है आपको लोगों को लगा कि ये जो चीजें गलत बता दी या फिर ये चीज जो है गलत तरीके से बताई, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप लोग जो है वापस कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में भी जो है अपना पोस्ट कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा रहेगा तो मैं जरूर उसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मैंने मेरी ओर से जो है जो कुछ जो है आप लोगों की प्रिपरेशन, थोड़ा टाइम जरूर लग गया क्योंकि जो है आप लोगों ने देखा होगा हमने फॉरेस्ट्री के सब्जेक्ट में फॉरेस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया गया और हमारे जो टीम है उसने डिफ्रेंशिएट पूरा करने की कोशिश की। जो जो सिलेबस फॉरेस्ट्री के अंदर कवर होता है, जो सिलेबस एनवायरनमेंट के अंदर कवर होता है, उससे रिलेटेड सारा कंटेंट उसी प्रकार से बनाया था हम लोगों ने। तो जो कुछ मटेरियल हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करवा रहे हैं आप लोग उसको जरूर देखिएगा और आप सब लोग सेलेक्ट हो जाएं और आप सब लोग जो है अच्छा करें, ऐसी उम्मीद करते हैं। विश यू ऑल दी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।